हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर, माई सेल्फ अनुज कुशवाहा। तो टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर के यूनिट 4 ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 3 में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि ऑप्टिक्स में अभी तक 2 लेक्चर हो चुके हैं और उसमें हमने कुल मिला के अभी तक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कवर किया है, जिसमें हमने मिरर के बारे में डिटेल में पढ़ा है, इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर आल्सो। और उसके बाद हमने मिरर फार्मूला देखा, लीनियर मैग्निफिकेशन, साइन कन्वेंशन, और इन सब को मिला करके प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किए। ठीक है, तो आज आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को इंट्रोड्यूस करेंगे। और मुख्य रूप से देखा जाए अगर तो अभी इसके आगे के जो भी लेक्चर्स होंगे, 2-3 लेक्चर, वो सब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर ही बेस्ड होंगे। जैसे आप प्रिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो भी उसमें भी रिफ्रैक्शन की फेनोमेना होनी है। लेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसमें भी रिफ्रैक्शन ही होना है। तो आज हम लोग कौन सा रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे? तो प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को स्टडी करेंगे, है ना। लेंस और प्रिज्म की बात नहीं करेंगे, वहां पर जो रिफ्रैक्शन होता है। तो प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम देखेंगे और जो इसके सिंपल लॉज होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन में आपने देखा था 2 लॉज होते हैं, वैसे रिफ्रैक्शन के भी लॉज देखेंगे। इसका कॉज भी देखेंगे, किस वजह से रिफ्रैक्शन होता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो ये पॉइंट भी आपको पढ़ना है, इसके फार्मूले को पढ़ेंगे, इसका फिजिकल मीनिंग समझेंगे। और 2 बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स मिलेंगे आपको, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, एक फार्मूले इस दोनों से रिलेटेड। उसके बाद है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। नेचर में जो हमारे आसपास हमको रिफ्रैक्शन की फिनोमेना दिखती है उसके बारे में स्टडी करेंगे, कुछ एक फार्मूले भी मिलेंगे यहाँ पर। और एक पॉइंट यहाँ पर है TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टर्म होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्वेश्चंस आने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। इसी में आपको बताएंगे क्रिटिकल एंगल क्या होता है और उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखेंगे। फिर इसके बाद एक यहाँ पर एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर में कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमेना यूज की जाती है उसको हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा ऑप्टिकल फाइबर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद जितना भी कुछ यहाँ पर हम पढ़ेंगे आज, उन सब के ऊपर बेस्ड प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी आज की ही क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3। और सबसे पहला हम टॉपिक देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? बहुत ही आसान सी डिफिनीशन है इसकी। जैसे आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी समझ सकते हैं। जब भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो अपने ओरिजिनल पाथ से वो डेविएट हो जाती है। ठीक है, लाइट जब भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। इसी डेविएशन को हम बोलते हैं, इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब ये कि अगर सपोज कि ये कोई इंटरफेस है और ऊपर अलग मीडियम है, नीचे अलग मीडियम है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखिए, सपोज ये कोई इंटरफेस है, यहाँ पर एक मीडियम है, दैट इज मीडियम 1, और यहाँ पर जो मीडियम है वो है मीडियम 2। और ऐसे कोई लाइट इस सरफेस के ऊपर आके गिर रही है, तो जो लाइट आके गिर रही है उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, ये क्या है? इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर आके गिरेगी वो पॉइंट क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इस पॉइंट पर, इस इंटरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ठीक है, और इस नॉर्मल को हम इधर दूसरे मीडियम में भी खींच सकते हैं। जो लाइट आप सरफेस पर, इंटरफेस पर आपने इंसिडेंट किया था, उसका ओरिजिनल पाथ ये है, मतलब इसको ऐसे आगे जाना चाहिए। अगर यहाँ पर इधर और इधर दोनों सेम मीडियम है, दोनों 2 अलग अलग मीडियम नहीं है, जैसे इधर एयर है और इधर भी एयर है, तो लाइट का यही ओरिजिनल पाथ होता। यानी सिंगल होमोजीनियस मीडियम में लाइट का जो पाथ होता है वो स्ट्रेट होता है या रेक्टिलिनियर होता है। ठीक है, लेकिन अगर इधर का मीडियम अलग है और इधर का मीडियम अलग है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट इंटर करती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होती है। और 2 तरह से डेविएशन पॉसिबल है।
या तो वो इस नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी या तो वो नॉर्मल से और दूर चली जाएगी। ठीक है, तो चाहे जो भी केस हो, चाहे वो नॉर्मल की ओर बेंड हो या चाहे नॉर्मल से दूर चली जाए, दोनों ही केस में इस फेनोमेनन को हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट जब भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने वास्तविक मार्ग से, ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। इसी फेनोमेनन को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सपोज थोड़ी देर के लिए ये जो लाइट है वो यहां पर इस मीडियम में इधर बेंड हो गई, इधर का मतलब ये ओरिजिनल पाथ से किधर चली गई है, इस नॉर्मल की ओर बेंड हो गई है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर ये लाइट इधर की बजाय इधर चली जाती तो बोलते अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, हम कोई एक लेकर यहां पर चल रहे हैं ताकि हम जो टर्मिनोलॉजी यूज होगा वो आपको बता पाए। तो ये इंसिडेंट रे हुआ, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये नॉर्मल हुआ, और अगले मीडियम में रिफ्रैक्शन होने के बाद जो रे पहुंचती है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे। नॉर्मल के साथ ये आपका इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, आई से एक्सप्रेस करेंगे, बिल्कुल रिफ्लेक्शन की तरह है। और नॉर्मल के साथ ये रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, उसको आर से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ जो फेनोमेना है, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और उससे एसोसिएटेड, उससे जुड़े हुए ये टर्मिनोलॉजी। हाँ, यहां पर आप ये जरूर ध्यान देंगे कि मीडियम 1 और मीडियम 2 के बेसिस पर आप बताएंगे कि लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में जाने के बाद नॉर्मल की ओर बेंड होगी कि नॉर्मल से दूर जाएगी। अगर सपोज कि जो मीडियम 1 आपका है वो क्या है, ग्लास, और मीडियम 2 जो है वो है एयर, तो जब लाइट ग्लास से एयर में जाएगी, ग्लास से एयर में जाने का मतलब कह सकते हैं कि डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम, है ना। और डेंसर और रेयरर, ध्यान रहे यहाँ पर जो हम डेंसर और रेयरर यहाँ बोलते हैं, विरल और सघन जो बोलते हैं हम, वो यहाँ पर ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर की हम बात करेंगे। तो आपको डिटेल में बताएंगे कि ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर का मतलब क्या होता है जब हम इस टर्म को पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, तो जब भी लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में जाती है, यानी ग्लास से एयर में जाए, ग्लास से वाटर में जाए, तो ऐसे केस में जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो नॉर्मल से दूर हट जाती है, मीन्स ये वाला केस हो जाता है। तो लाइट किधर बेंड होगी, रिफ्रैक्टेड रे, तो गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल, गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, तो डेंसर से रेयरर में जाने पर ऐसा होता है। और इसका उल्टा कर लीजिए, अगर लाइट एयर से ग्लास में जाए, यानी कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए, तो जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। तो आप कह सकते हैं बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स टूवर्ड नॉर्मल। ठीक है, तो रेयरर से डेंसर में जाने पर नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, डेंसर से रेयरर में जाने पर नॉर्मल से दूर चली जाएगी। और इस चीज को हम आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे हम बता सकते हैं कि रेयरर से डेंसर में जाने पर क्या होगा और डेंसर से रेयरर में जाने पर क्या होगा, कि ये गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल या बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसको हम समझा सकते हैं जब हम इसके कॉज के बाद देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला टर्म। ठीक है, तो डेफिनेशन में इतना ही आप याद रखेंगे कि जब भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर चली जाती है, जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। ओके, अब इसके बाद हमको देखना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहीं पर हम आपको बता देते हैं, इस पॉइंट को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब आपको एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ को हम आपको दिखाएंगे कि इसका रीज़न क्या है। ये याद करने वाली चीज़ तो है, बट इसको आप समझ के भी बता सकते हैं। अगर आपको ये भूल जाता है तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पर समझ के भी बता सकते हैं कि क्या होगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट पॉइंट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो दो लॉज हैं, जैसे रिफ्लेक्शन में दो लॉज होते थे वैसे रिफ्रैक्शन के भी दो लॉज हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, सबसे पहला क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे
और ये इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं, है ना। तो प्लेन हमने पिछले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको समझाया था, जैसे ये उंगली का एग्जांपल था, सभी उंगलियां इस टाइम सेम प्लेन में हैं। अगर इसको आगे पीछे कर दें तो सबका प्लेन अलग हो जाएगा। तो ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, और नॉर्मल के ऊपर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर हमने जो नॉर्मल खींचा है, ये तीनों के तीनों इस टाइम इस बोर्ड के प्लेन में चिपके हुए हैं, मतलब एक ही प्लेन में है। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे चिपकता हुआ आ रहा है जबकि ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे वो इसके सरफेस से थोड़ा ऊपर है या इसके अंदर है, ऐसा नहीं हो सकता, उसी में चिपका हुआ है। और उसी में चिपका हुआ आपका ये नॉर्मल भी है। तो आप कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, कहां पर खींचा गया है नॉर्मल? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में तीनों लाई करते हैं। और लॉ नंबर 2 इसका क्या है? लॉ नंबर 2 ये कहता है कि फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट, गिवन कलर ऑफ लाइट के लिए, मतलब जो भी एक वेवलेंथ होगा इसका, गिवन वेवलेंथ के लिए या गिवन कलर ऑफ लाइट के लिए, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is a constant. That means sin I upon sin R is equal to constant। उस constant को हम 1 μ2 बोल सकते हैं। और इसको पढ़ने का तरीका क्या है? इस 1 μ2 को हम बोलते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 1 μ2 इज इक्वल टू होता है μ2 अपॉन μ1, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ये म्यू है। तो देखिए जब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाए तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट की बात कर रहे हैं। देखिए इससे पता चला 1 μ2 लिखा हुआ है, इसका मतलब जो लाइट है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? तो जो यहाँ लास्ट में लिखा होगा, म्यू के जस्ट नीचे यहाँ 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड, किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। अगर लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में जाती तो हम क्या लिखते? हम लिखते 2 μ1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। लेकिन यहाँ पर 1 से 2 में अगर लाइट जा रही है तो 1 μ2। और इसको पढ़ने का तरीका जरूरी है याद करना, क्योंकि क्या होता है कि जब न्यूमेरिकल आता है ना उसमें ये लैंग्वेज में लिखा रहता है। तो इस लैंग्वेज के बेसिस पर आपको समझना है कि ये 1 μ2 की वैल्यू है कि 2 μ1 की वैल्यू है। तो इसको हम पढ़ते हैं 1 μ2 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, ठीक है। और मीडियम फर्स्ट और सेकंड का कुछ नाम भी दिया जा सकता है, जैसे यहाँ ग्लास बोल दें, यहाँ पर वाटर बोल दें, यहाँ पर एयर बोल दें, तो उनका सिंबल हम यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर सपोज लिख दें म्यू और उसके यहाँ पर ए लिख दें और यहाँ पर जी, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अगर हम यहाँ पर लिख दें W μg, तो इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर हम यहाँ पर लिख दें ANW, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है ना। तो ये इसको पढ़ने का तरीका हुआ। और A μg को आप क्या लिख सकते हैं? μg अपॉन μa। ये W μg को क्या लिख सकते हैं? μg अपॉन μw। A एंड W को लिख सकते हैं आप, सॉरी म्यू है तो μw अपॉन μa, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 1 μ2 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। तो आप इस फार्मूले को भी याद रखें और इसको पढ़ने का तरीका भी। ये है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। इसको क्या बोलेंगे? स्नेल्स लॉ। तो कई न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आप इसको यूज करते रहते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर, जिसमें आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। हाँ, एक चीज और आप यहां पर देख सकते हैं,
कि साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू 1 म्यू 2, और इसमें हमने आपको ये दिखाया है कि जब लाइट इस सरफेस के नॉर्मल से कुछ एंगल बनाते हुए इंसिडेंट होगी तो वो बेंड हो जाएगी। बेंड होने पर वो या तो नॉर्मल की ओर बेंड होगी या नॉर्मल से दूर जाएगी। लेकिन एक ऐसा भी केस आपको यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि अगर लाइट बिल्कुल नॉर्मली इसके ऊपर इंसिडेंट हो, यानी जब इस फार्मूले से ये कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं, रिफ्लेक्शन में भी हमने ये कंक्लूजन निकाला था, व्हेन आई इज इक्वल टू 0, जब ये लाइट बिल्कुल नॉर्मली इंसिडेंट होगा तो आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 डिग्री। और आई की वैल्यू जब 0 होगी तो इस फार्मूले से आप देखिए कि साइन 0 इज इक्वल टू ये 1 म्यू 2 को अपान में ले आइए, अपान 1 म्यू 2 इज इक्वल टू साइन आर। साइन 0 की वैल्यू 0, इसलिए 0 अपान ये पूरा क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू साइन आर। तो साइन आर इक्वल टू 0, इसका मतलब आर इक्वल टू 0 है ना। तो ध्यान रहे कि जब इस सरफेस पर लाइट बिल्कुल नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो दूसरे मीडियम में पहुंचने वाली रिफ्रैक्टेड रे का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होता है। इसका मतलब कि रिफ्रैक्टेड रे भी इसी नॉर्मल से होते हुए आगे बढ़ जाएगी। तो इंसिडेंट रे अगर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्रैक्टेड रे भी नॉर्मली आगे दूसरे मीडियम में चली जाएगी, वो डेविएट नहीं होगी, या कह सकते हैं 0 डेविएशन होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था कि सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर अगर लाइट इंसिडेंट हो, ओपेक सरफेस हो, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो भी सेम उसी नॉर्मल के अलोंग रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो वैसा ही यहाँ पर भी होता है कि आई की वैल्यू 0 तो आर की वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट करें। अब हम लोग देखेंगे, ये लॉज हो गए आपके, दोनों लॉज हो गए। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल सेम प्लेन में लाई करते हैं, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लिखने का तरीका है 1 म्यू 2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। और इस सेकंड लॉ को ही हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। 1 म्यू 2 को एक और तरीके से हम लिख सकते हैं म्यू 2 अपान म्यू 1, यानी ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। यहाँ जो म्यू 2 है वो मीडियम सेकंड का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये म्यू 1 क्या है, इस मीडियम 1 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रेशियो होगा वो इस वाले मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाएगा। 1 म्यू 2 से इसको एक्सप्रेस करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस रिफ्रैक्शन की जो फिनोमेना हो रही है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होती है। इसका कारण क्या है, इसका कॉज क्या है। ठीक है, इसको नोट करें और इसको कॉज की बात कर लेते हैं। यहीं पर हम डिस्कस कर देते हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बाद कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो कॉज ये है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो उस लाइट की जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। हाँ, आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ऐसे टाइम पर कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए तो मीडियम की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। बिना मीडियम के भी लाइट ट्रेवल कर सकता है, सबसे फास्ट ट्रेवल करेगा। बट ऐसा नहीं है कि बिना मीडियम के ट्रेवल करता है तो उसके रास्ते में कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम आ जाए तो वहां पर लाइट ट्रेवल नहीं कर पाएगी। लाइट पास हो रही और रास्ते में आपने ग्लास रख दिया तो क्या लाइट आगे नहीं जाती, आगे जाती तो है। बट अंतर इतना आ जाता है कि किसी मीडियम के आने के बाद अब लाइट की जो स्पीड होगी वो चेंज हो जाएगी। जो लाइट एयर या वैक्यूम में c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, वो लाइट किसी दूसरे मीडियम में जाने के बाद उस लाइट की स्पीड c से बदल जाएगी, c से कम हो जाएगी। और कितनी कम होगी ये डिपेंड करता है कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है।
तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही ये डिसाइड करता है कि उस मीडियम में जाने के बाद लाइट की स्पीड कितनी होगी। तो एयर या वैक्यूम में से अगर लाइट पास हो रही तो वहां पर उसकी स्पीड मैक्सिमम है, और इसके अलावा किसी भी दूसरे मीडियम में अगर आप जाएंगे तो उस मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी वो एयर या वैक्यूम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगी। तो इसलिए वहां जाने के बाद लाइट की स्पीड घट जाती है, और लाइट की स्पीड के घटने की वजह से ही ये लाइट का जो पाथ है वो चेंज हो जाता है। जितना ज्यादा लाइट की स्पीड में चेंज देखने को मिलेगा उतना ज्यादा लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होगी। ठीक है, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, और उसके स्पीड के चेंज होने की वजह से ही वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होती है, यानी कि रिफ्रैक्शन की फेनोमेना होती है। तो इसका कॉज जो है वो आप याद रखेंगे कि चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, यही मेन कॉज है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। हाँ, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि क्या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद सिर्फ लाइट की स्पीड चेंज होती है या फिर कोई और भी फैक्टर चेंज होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, इसके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो सिर्फ उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, बाकी सब कुछ चेंज हो जाता है। जब भी लाइट एक मीडियम से, सपोज मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट पास हो रही है तो क्या क्या चेंज हो जाता है, कौन कौन सी क्वांटिटी चेंज हो जाती हैं। सबसे पहले तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, और क्या चेंज हो जाता है, उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, है ना। इस मीडियम से जाने के बाद, इस मीडियम में पहुंचने के बाद लाइट की वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। और क्या चेंज हो सकती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी का मतलब आप समझते हैं, इंटेंसिटी मतलब होता है पावर पर यूनिट एरिया, और पावर का मतलब होता है एनर्जी इन पर सेकेंड। एनर्जी जो पर सेकेंड में फ्लो होती है उसको हम पावर बोलते हैं। तो E/T और इसके साथ में A, तो E/AT। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, उसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है, उसकी इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। जितनी इंटेंसिटी यहाँ पर थी, यहाँ पर इंटेंसिटी थोड़ी कम रहती है, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी तो हो रहा है। हमने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि सरफेस पर जब रिफ्रैक्शन होता है तो 100% रिफ्रैक्शन थोड़ी होता है, थोड़ा बहुत यहाँ रिफ्लेक्शन भी तो होता है, एब्जॉर्प्शन भी तो होता है। तो दूसरे मीडियम में पहुंचने के बाद जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो यहाँ इनिशियल इंटेंसिटी से क्या हो जाती है, कम। ठीक है, तो वेवलेंथ चेंज हो गया, स्पीड चेंज हो गई, इंटेंसिटी चेंज हो गई, लेकिन क्या चेंज नहीं होता है, क्या चेंज नहीं होता है, तो वो एक ही क्वांटिटी यहाँ पर है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कौन सी क्वांटिटी, कौन सा फैक्टर चेंज नहीं होता, ये ज़्यादा जरूरी सवाल है, इस बशर्ते कि इसको याद करने के। तो क्या क्या चेंज होता है, इसको याद करने की बजाय आप ये याद करिए कि क्या चेंज नहीं होता है, और वो क्या है, लाइट की फ्रीक्वेंसी। तो लाइट की फ्रीक्वेंसी को छोड़कर जितने भी टर्म आप जान रहे हैं वो सब क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, जबकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। क्लियर। तो ये हुआ आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डिफिनीशन, उसके लॉज और उसके कॉज। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज मीन्ड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्नेल्स लॉ के फार्मूले में जो आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा वो रियल में क्या चीज है, उसकी क्या डिफिनीशन है, उसका फिजिकल मीनिंग क्या है, कौन कौन से उससे रिलेटेड फार्मूले हैं। चलिए तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। सबसे पहले हम आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जनरल फार्मूला बताते हैं, उसके बाद हम इसकी डिफिनीशन आपको दिखाते हैं कि वो फार्मूला कैसे स्पेसिफाई किया जाएगा, और फिर उसका हम आपको एप्लीकेशन बताएंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस बताएंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम की एक प्रॉपर्टी है, ट्रांसपेरेंट मीडियम की प्रॉपर्टी, ठीक है, ओपेक मीडियम का नहीं, सिर्फ ट्रांसपेरेंट मीडियम की प्रॉपर्टी है। सपोज कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये मीडियम 1, और एक दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम है मीडियम 2। तो हर एक मीडियम की अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जैसे इस मीडियम की बात करें तो इसका अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम ये हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, डायमंड हो सकता है। और ये दूसरा वाला जो मीडियम है उसका भी अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, दैट इज μ2। ठीक है। सपोज कि लाइट इस मीडियम से
ट्रेवल करते करते यहाँ इंटरफेस पर पहुंची, उसके बाद वो दूसरे मीडियम में चली गई। तो दूसरे मीडियम में तो दो पॉसिबिलिटी है, वो लाइट इधर भी जा सकती है, वो लाइट इधर भी जा सकती है, अपने ओरिजिनल पाथ से वो डेविएट होकर किधर भी जा सकती है। तो मान लीजिए कि पहले मीडियम में जो लाइट की स्पीड थी वो v1, और दूसरे मीडियम में पहुंचने के बाद उसकी स्पीड चेंज हो गई, क्योंकि मीडियम ये अलग है ना, तो अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। तो सपोज कि पहले मीडियम में स्पीड v1 है और दूसरे मीडियम में स्पीड v2 है, और लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, दैट मीन्स 1 μ2 इज इक्वल टू μ2 अपान μ1, और इज इक्वल टू ये फार्मूला है, अब आप इसको याद रखिए कि 1 μ2 इज इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा आपको v1 अपान v2। सबसे ज़्यादा जनरलाइज फार्मूला है ये। मीडियम 1 और मीडियम 2 कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं, 1 μ2 इज इक्वल टू v1 अपान v2। तो आप देखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यहाँ से पता चल रहा है कि किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, ये क्या चीज है, दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन बोथ मीडियम। इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट और इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो होता है इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। और इसमें आप देखिए कि v1 अपान v2 में अगर आप ये कहते इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम, एयर भी ले सकते हैं, अगर मीडियम 1 एयर या वैक्यूम हो तो उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है तो हम v1 को क्या बोल सकते हैं, c बोल देंगे, क्योंकि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट को c से एक्सप्रेस करते हैं। और मीडियम 2 जो है वो कोई भी एक नॉर्मल सा ट्रांसपेरेंट मीडियम आप ले लीजिए, तो उस मीडियम को हम कोई भी एक जनरल सा ट्रांसपेरेंट मीडियम ले सकते हैं और उसकी स्पीड को हम v से वहाँ पर एक्सप्रेस करते हैं, है ना। v1 को c के इक्वल हमने कर दिया और v2 को v बोलने लगे। तो अभी ये फार्मूला कैसे लिखा जाएगा, 1 μ2 इज इक्वल टू c अपान v, और ये जो 1 μ2 है ये ऐसे सिंपली म्यू भी लिखा जाता है। आप इसको ऐसे इस फार्मूले को कई बार पढ़े होंगे, कई जगहों पर आपको मिलता है, म्यू की बजाय n भी यूज होता है, n इक्वल टू c अपान v। लेकिन याद रहे कि वो जो n यहाँ लिखा जाता है वो फ्रीक्वेंसी नहीं बल्कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाएगा इसको। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम सेकंड का विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, दैट इज इक्वल टू c अपान v, और आप यहां से देखिए v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c अपान म्यू। इसका मतलब ये किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसी क्वांटिटी होती है जो ये बताती है कि उस मीडियम में जाने के बाद जो लाइट की स्पीड है वो पहले वाली स्पीड से कितनी कम हो जाएगी। पहले मतलब कि वैक्यूम से जब किसी मीडियम में लाइट इंटर करेगी तो वहां पर कितनी स्पीड होगी, ये डिपेंड करता है कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। आप सपोज करिए कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसके रिस्पेक्ट में वो 2 है, यहाँ पर आप म्यू की जगह पर 2 रखेंगे, c अपान 2 हो जाएगा। मतलब इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो यहाँ वाली स्पीड ऑफ लाइट का आधा हो जाएगा। अगर यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 3 है तो इसका मतलब यहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो इस वाली स्पीड ऑफ लाइट का 1/3 हो जाएगा। तो किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो क्वांटिटी है जो ये बताती है कि उस मीडियम में जाने के बाद लाइट की स्पीड वैक्यूम में लाइट की स्पीड का कितने गुना रह जाएगा, कितने गुना हो जाएगा, 1/2, 1/3, 1/4, वो डिपेंड करेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। और आप यहाँ से इसकी डिफिनीशन बता सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, तो यहाँ से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिफिनीशन देते हैं और यहाँ से आपको पता चलता है कि इसका मीनिंग ये है, ये बताता है कि उस मीडियम में जाने के बाद लाइट की स्पीड कितनी रह जाएगी इस वाली स्पीड का। ठीक, तो एक तो ये फार्मूला हो गया। और दूसरी बात ये है कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल रहे हैं अभी, जब लाइट एयर या वैक्यूम से किसी मीडियम में जाए, जब आपका मीडियम 1 एयर या वैक्यूम हो और दूसरा कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, तब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते हैं एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। यहाँ पर ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है।
अगर ये मीडियम एयर या वैक्यूम के बजाय कोई दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जैसे ये मान लीजिए वाटर है और ये ग्लास है, तब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो रिलेटिव होगा। लेकिन अगर ये मीडियम एयर या वैक्यूम है तब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एक तो ये फार्मूला आपका हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और यूज होता है कि ऑप्टिकल डेंसिटी, इस शब्दों का मतलब आपको समझना है कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है और मास डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, तो मास डेंसिटी का मतलब वही डेंसिटी जो आप हमेशा से पढ़ते आए हैं, मास अपान वॉल्यूम। तो कोई भी सब्सटेंस है उसके पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मास है उसको आप मास डेंसिटी बोल देंगे। बट ऑप्टिकल डेंसिटी इससे एकदम अलग है। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब कि उस मीडियम में जाने के बाद लाइट की स्पीड कितनी रह जाएगी। जैसे अगर इस मीडियम से इस मीडियम में जाने के बाद लाइट की स्पीड बहुत कम हो गई, इसका मतलब कि ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। ठीक है, मान लीजिए कि स्पीड ऑफ लाइट एक मीडियम में यहाँ पर है 3 मत लीजिए, सपोज कि 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर आप लीजिए स्पीड ऑफ लाइट कितना 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाए, इसका मतलब कि ये वाला जो मीडियम है वो इस मीडियम के रिस्पेक्ट में ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है ना। तो जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी वो ऑप्टिकली डेंसर बोला जाएगा, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी वो जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा वो ऑप्टिकली रेयरर बोला जाएगा, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाए वो ऑप्टिकली डेंसर बोला जाएगा। ठीक है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी जो है ना वो म्यू के ऊपर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर स्पीड अगर बहुत कम हो गया इसका मतलब म्यू की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, तो म्यू की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब कि ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा थी। ठीक है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम मास डेंसिटी बोलते हैं। वो ये बताता है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, बट ऑप्टिकल डेंसिटी ये बताती है कि उस मीडियम में जाने के बाद लाइट की स्पीड पर कितना फ़र्क पड़ेगा, कितनी उसकी स्पीड चेंज होगी। तो अगर लाइट की स्पीड बहुत कम हो गई इसका मतलब कि वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम था। लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई तो उसको हम ऑप्टिकली रेयरर बोलेंगे। तो कोई मीडियम अपने आप में रेयरर या डेंसर नहीं होता, वो हम दूसरे के रिस्पेक्ट में उसको देख करके बताते हैं। जैसे आप यहाँ पर अभी क्या बोल रहे हैं, इस वाले मीडियम को आप बोलेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, इस वाले को बोलेंगे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। लेकिन एक कोई और मीडियम हो जिसमें स्पीड ऑफ लाइट 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो, तो अब इस वाले मीडियम को आप इसके रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे, अब इससे भी ज़्यादा ये रेयरर हो गया, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो यहाँ पर बढ़ गई। तो ये सबसे ज़्यादा रेयरर मीडियम है, और उससे ज़्यादा रेयरर ये है, उससे ज़्यादा डेंसर ये है, और इससे भी ज़्यादा डेंसर मीडियम ये है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी को बताती है, और ये मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम मास डेंसिटी बोलते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मटेरियल का मास डेंसिटी ज़्यादा हो उसी का ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा हो। जैसे नॉर्मली क्या होता है दिमाग में हमारे कि एयर, वाटर, ग्लास, देखा जाए तो इसका मास डेंसिटी जितना भी है उससे ज़्यादा मास डेंसिटी इसका होगा, उससे ज़्यादा मास डेंसिटी इसका होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी यही सीक्वेंस है, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका होता है, मतलब इन तीनों में, और उससे कम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और इससे भी कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका होता है। तो ऐसा लग सकता है आपको कि ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ने के साथ साथ ही मास डेंसिटी भी बढ़ती है, जिसका मास डेंसिटी ज़्यादा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस ऐसा आपको, ये आप संयोग मात्र है एक। क्योंकि एक एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखिए कि एक एग्जाम्पल होता है टारपेंटाइन बोलते हैं इसको, तारपीन का तेल जो होता है, तारपीन आयल जो होता है, उसको अगर आप वाटर से कंपेयर करें तो इन दोनों में वाटर की जो मास डेंसिटी है, मास डेंसिटी, तो मास डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, मास डेंसिटी वाटर की ज़्यादा है। तो अगर मास डेंसिटी वाटर की ज़्यादा है तो अगर ऐसी बात सच होती तो क्या होता है, इसी का जो है ऑप्टिकल डेंसिटी कह लीजिए या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसी का ज़्यादा होता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मास डेंसिटी वाटर का ज़्यादा होता है जबकि इसका कम होता है तारपीन आयल का। लेकिन अगर हम ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करें तो ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है टारपीन आयल की और वाटर की कम होती है। ठीक है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी तारपीन आयल की ज़्यादा होती है
और मास डेंसिटी कम होती है। तो ध्यान रहे कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस मास डेंसिटी जिस सीक्वेंस में बढ़ता है ऑप्टिकल डेंसिटी भी उसी तरीके से रूल को फॉलो करे। ज़्यादा मास डेंसिटी का मतलब कि ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो टार्पिन आयल और वाटर का ये एग्जांपल आप याद रखें कि वाटर और टार्पिन आयल अगर दोनों की मास डेंसिटी को कंपेयर करें तो वाटर का मास डेंसिटी ज़्यादा आता है, लेकिन दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करें तो टार्पिन आयल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है और वाटर की कम होती है। ठीक है, तो ये फार्मूले आप इस तरीके से आपने देख लिया, यही फार्मूला जो है वो मॉडिफाई होकर इस तरीके से यूज होता है। यहीं से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझ पाते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रियल में मीनिंग क्या है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताते हैं। थोड़ी देर पहले आपने ये देखा था कि लाइट जब रेयरर से डेंसर में जाता है तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है, लाइट जब डेंसर से रेयरर में जाता है तो नॉर्मल से दूर चला जाता है। तो लाइट रेयरर से डेंसर में जाने पर नॉर्मल की ओर बेंड होगा या नॉर्मल से दूर जाएगा, ये कैसे हमको पता चलेगा? अगर सपोज हम भूल जाएं तो कैसे इसको हम समझ सकते हैं? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें आपको हेल्प करता है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट जो देख रहे हैं दैट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ये बताता है डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट को, कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो वो नॉर्मल की ओर बेंड होगा कि नॉर्मल से दूर जाएगा, ये डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग कौन डिसाइड करता है? तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे? तो आप इस वाले फार्मूले से देखिए यहाँ से कि 1μ2 इज इक्वल टू μ2 अपान μ1 इज इक्वल टू v1 अपान v2। तो अगर इस मीडियम से इस मीडियम की हम बात करें, लाइट यहाँ से जब यहाँ पर जाएगी, और देखिए स्नेल के लॉ से आप ये भी कर सकते हैं ना, साइन आई अपान साइन आर। तो स्नेल के लॉ से हम इस चीज़ को अगर यूज करें, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू 1μ2, और 1μ2 को हम μ2 अपान μ1 भी बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है, यह है μ1 और ये है μ2, तो अगर आप ये करें कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1, तो μ2 इज ग्रेटर देन μ1 का मतलब साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर, साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर। और साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर का मतलब ये कि आई इज ग्रेटर देन आर, क्योंकि आपको पता है कि आई के साथ एंगल के साथ जब साइन टर्म लगा हो, जैसे साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 90 की वैल्यू 1, तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। तो अगर साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर, इसका मतलब आई इज ग्रेटर देन आर। आई मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर का मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब बताइए कि ये जो लाइट है, अगर ये जो रे है अगर वो सीधे जाती तो ये नॉर्मल के साथ ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिलता और यहाँ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दोनों तो सेम हो जाते, क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन ऐसे ऐसे हो जाती। बट ये लाइट अपने इस ओरिजिनल पाथ से डेविएट होगी, और ऐसा डेविएट होना है कि आर की वैल्यू आई से कम हो। तो आर की वैल्यू आई से कम हो, इसलिए इसको मतलब किधर बेंड होना चाहिए? तो नॉर्मल की ओर इसको बेंड होना चाहिए। तो इससे ये पता चलता है कि लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाती है, तो उस मीडियम में जाने के बाद जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम हो जाता है। दैट मीन्स रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो रेयरर से डेंसर में जाने पर नॉर्मल की ओर बेंड होगा। ये कैसे पता चलता है? बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसी तरीके से आप जस्ट उल्टा भी कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि μ2 इज लेस देन μ1, तो μ2 इज लेस देन μ1 का मतलब कि साइन आई इज लेस देन साइन आर, दैट मीन्स आई इज लेस देन आर। आई इज लेस देन आर का मतलब कि आर इज ग्रेटर देन आई, तो यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो जाता आर, ये लाइट ऐसे जाती यानी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट ये कौन डिसाइड करता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एक तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। दूसरा फिजिकल सिग्निफिकेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये है कि किसी भी दूसरे मीडियम में जाने के बाद लाइट की स्पीड कितनी होगी
ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, दैट इज बाय यूजिंग दिस फार्मूला म्यू इज इक्वल टू सी अपान वी, यानी कि वी इज इक्वल टू सी अपान म्यू। तो उस दूसरे मीडियम में जाने के बाद लाइट की स्पीड कितनी होगी ये आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिसाइड कर सकते हैं। अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम एयर या वैक्यूम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है, ज़्यादा ही होता है, तो वहाँ पर लाइट की स्पीड कितनी होगी आप इस म्यू की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये दो फिजिकल सिग्निफिकेंस हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। सबको हम समराइज कर दे रहे हैं एक बार, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया होगा, लेंदी हो गया ये पूरा डिस्कशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। लाइट अगर मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है तो मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट और मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट का जो रेशियो होता है उसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? मीडियम 2 का। किसके रिस्पेक्ट में? मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। अगर मीडियम 1 हमारा एयर या वैक्यूम है तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर मीडियम 1 हमारा एयर या वैक्यूम है तो V1 की जगह पर हम C लिख सकते हैं और उस दूसरे मीडियम के लिए V2 की बजाय सिर्फ V बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो म्यू है वो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और आप बता सकते हैं कि दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, तो V इक्वल टू C अपान म्यू। इसके बाद एक टर्म यूज होता है ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी। तो मास डेंसिटी आप जानते ही हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब यही है कि उस मीडियम में जाने के बाद लाइट की स्पीड कितनी कम होने वाली है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी डिपेंड करता है उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब कि वो मीडियम उतना ज़्यादा ऑप्टिकली डेंस है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा वो मीडियम उतना ऑप्टिकली रेयर हो जाएगा। और मास डेंसिटी जिस मीडियम का ज़्यादा हो उसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसके लिए हमने कंपेयर किया है टार्पिन आयल और वाटर को। तो वाटर का मास डेंसिटी ज़्यादा होता है टार्पिन आयल से, जबकि टार्पिन आयल का जो ऑप्टिकल डेंसिटी होता है वो वाटर से ज़्यादा होता है। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो इसका सिग्निफिकेंस यही है कि ये आपको पहली बात तो ये बता देता है कि डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद लाइट किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पर आप इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आई की वैल्यू आर से ज़्यादा होगी कि आई की वैल्यू आर से कम होगी। और दूसरा ये कि किसी भी दूसरे मीडियम में, ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी होगी, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेल्प से आप पता कर सकते हैं। एक चीज़ और आप यहाँ जान सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, ये सारे फार्मूले तो इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और सीक्वेंस में नोट करिएगा यहाँ से, और हम इस सबको बल्कि समराइज करके फार्मूला आपको बता देते हैं, क्योंकि डिस्कशन तो आप जान ही गए। फार्मूला जो आपको याद रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, सब इकट्ठा रहेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपका कोई भी न्यूमेरिकल आता है उस पूरे टर्म को हमेशा दिमाग में रखिए, तो कोई ना कोई उसमें लागू हो ही जाएगा। देखिए फार्मूला आपने यही देखा, सबसे पहले स्नेल्स लॉ से आपने देखा कि साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू 1 म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 2 अपान म्यू 1 इज इक्वल टू V1 अपान V2। और आप चाहे तो इसको वेवलेंथ के टर्म में भी ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वेव के लिए V इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा, जहाँ पर n का मतलब फ्रीक्वेंसी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं। ये आपने वेव एंड ऑसिलेशन में पढ़ा है। तो पहले मीडियम में अगर आपने V1 बोला है तो V1 की जगह पर V1 इक्वल टू n लैम्डा 1 लिखेंगे, n को n1 नहीं लिखेंगे, n इज द फ्रीक्वेंसी हियर। और दूसरे मीडियम में V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n लैम्डा 2। यहाँ पर भी n को हम n2 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बदलती है, उसका वेवलेंथ बदलता है, उसकी इंटेंसिटी बदलती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी उसकी नहीं बदलती। तो n को n ही रहने दीजिए और यहाँ से आप रेशियो निकाल लीजिए, n से n कैंसिल होगा तो V1 अपान V2 की जगह पर लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2 भी लिखा जा सकता है। ये पूरा फार्मूला आप याद रखेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी आपको। एक चीज़ सिर्फ और यहाँ पर बचा हुआ है, दैट इज दी फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो 4 फैक्टर हैं टोटल, 4 फैक्टर पर ये डिपेंड करता है। सबसे पहले तो ये उसी मीडियम पर डिपेंड करता है, उसकी अपनी इंट्रिंसिक एक प्रॉपर्टी है, नेचर ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम की आप बात कर रहे हैं, जैसे ग्लास की, वाटर की, एयर की, तो उस मीडियम का नेचर। दूसरा
वहाँ पर वो जो मीडियम है उसका टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर के साथ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। और जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उस लाइट के वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है। अलग अलग वेवलेंथ के लिए सेम मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, जिसको हम डिस्कस करेंगे प्रिज्म जब पढ़ेंगे। वहाँ पर आपको बताएंगे कि वही एक ही प्रिज्म है, वही एक ही ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लेकिन अलग अलग कलर के लिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग काम करता है। किसी कलर के लिए बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काम करता है और किसी कलर के लिए बहुत कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काम करता है। जैसे म्यू फॉर वायलेट इज ग्रेटर देन म्यू फॉर रेड। वायलेट कलर के लिए इसी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम काम करता है और रेड कलर के लिए इसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा काम करता है। मतलब कि जो कलर है वो यहाँ मैटर कर रहा है, जो वेवलेंथ इंसिडेंट वेवलेंथ है वो मैटर कर रहा है। तो अलग अलग वेवलेंथ है लेकिन प्रिज्म वही है, फिर भी उस प्रिज्म का अलग अलग असर हो रहा है। इसी वजह से वो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट के लिए सबसे ज़्यादा होने की वजह से वायलेट का डायरेक्शन सबसे ज़्यादा चेंज होता है, वायलेट सबसे ज़्यादा डेविएट होती है। रेड का डायरेक्शन सबसे कम चेंज होता है, इसलिए रेड सबसे कम डेविएट होती है। तो वायलेट इसी वजह से सबसे नीचे आपको मिलता है स्पेक्ट्रम में और रेड सबसे ऊपर मिलता है। क्यों? क्योंकि वायलेट की स्पीड यहाँ सबसे कम हुई है। ये कैसे पता चला स्पीड सबसे कम हुई है? क्योंकि वायलेट के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा था और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, उतनी ही कम होती जाएगी। ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा ये उतना ज़्यादा कम होता जाएगा और जितना ज़्यादा स्पीड कम होगा उतना ज़्यादा डेविएशन होता है, उतना ज़्यादा बेंडिंग होती है। ठीक है, तो इसी वजह से वायलेट का डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है और रेड का डेविएशन सबसे कम होता है। तो आप कह सकते हैं कि जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो डिपेंड मैटर करती है। तो वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, इसके ऊपर भी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम का। और लास्ट है नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यहाँ यूज करते हैं ना वो किसी अगल बगल वाले मीडियम के रिस्पेक्ट में बताते हैं कि इसके बगल का मीडियम एयर है कि वाटर है या कोई और ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो इस ट्रांसपेरेंट मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम बगल वाले मीडियम के कंपेयर करते हुए बताते हैं, इसलिए नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम भी यहाँ पर मैटर करता है। ठीक है, तो ये चारों टर्म आप याद रखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस कर दिया है, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स हैं ना वो जल्दी से लोग डिस्कस नहीं करना चाहते हैं इसको, और कहीं पर ये इकट्ठा आपको मिलता नहीं है, तो हर बार दिमाग में ये कन्फ्यूजन बना रहता है कि आखिर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ऑप्टिकल डेंसिटी जब शब्द आता है तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस, कौन कौन से फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करता है, कौन कौन से फार्मूले होते हैं, सारा कुछ हमने यहाँ पर इसका निचोड़ आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को समझने के लिए हम फिर से वही दो केस ले रहे हैं, दो मीडियम का, मीडियम 1, मीडियम 2। सपोज कि ये मीडियम से ऐसे लाइट इंसिडेंट हुई और वो दूसरे मीडियम में चली गई। मीडियम 1 को हम मान रहे हैं कि मीडियम 1 डेंसर है एज कम्पेयर टू मीडियम 2, दैट मीन्स मीडियम 2 इज रेयर टू एज कम्पेयर टू मीडियम 1। तो जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, यानी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जाता है तो वो किधर बेंड होता है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ऐसे लाइट चली जाएगी। ठीक है, तो अगर ये इंसिडेंट रे है और मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट जा रही तो ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्रैक्टेड रे है जो मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ जाने के बाद आपको मिला है, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ से आप क्या लिख सकते हैं, स्नेल्स लॉ मतलब कि रिफ्रैक्शन का जो सेकेंड लॉ है दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई अपॉन साइन आर किसके इक्वल होता है, 1 म्यू 2। जब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाए तो आप लिख सकते हैं मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। और रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट ये कहती है कि कभी भी लाइट जब भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाए बाई मल्टीपल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, सपोज कि लाइट यहाँ से चल रही है और फाइनली यहाँ पर पहुँच रही है और बीच में कई बार सपोज यहाँ मिरर हमने लगा दिया, लाइट रिफ्लेक्ट हुई, फिर मिरर लगा दिया, रिफ्लेक्ट हुई, फिर मिरर हमने लगा दिया, रिफ्लेक्ट हुई, अलग अलग तरीके से चाहे जैसे करके ये लाइट यहाँ पर पहुँची हो, जिसमें बीच में मल्टीपल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो सकते हैं।
तो लाइट के पाथ को अगर आप उल्टा करते हैं, लाइट का जो मतलब सोर्स है, अगर आपने लाइट को यहाँ से लाइट को इंसिडेंट किया था और फाइनली लाइट आपको यहाँ पर रिसीव हुई थी, अगर आप इस चीज़ को जस्ट उल्टा कर दें, लाइट को यहाँ से इंसिडेंट करें, तो लाइट एग्जैक्टली आपको वहाँ पर इसी पाथ से होते हुए यहाँ पर पहुँच जाएगी, एकदम रिवर्स पाथ आपको मिलेगा। तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट यही बोलती है कि एक जगह से क्रिएट की गई लाइट मल्टीपल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जिस भी पॉइंट पर अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचती है, अगर हम इसके पाथ को इंटरचेंज, इस दोनों को इंटरचेंज कर दें, सोर्स को और डेस्टिनेशन को, जहां डेस्टिनेशन था अगर हम वहां सोर्स को रख दें, तो ये जो सोर्स पहले था अब ये डेस्टिनेशन बन जाएगा, लाइट उसी पाथ को उसी पर रिवर्स होते हुए यहां तक पहुंच जाएगी। यानी यहां से चलने वाली लाइट अगर यहां पर गई है और हम यहीं पर लगा दें एक मिरर, तो ये लाइट सेम पाथ पर रिवर्स हो जाएगी और यहां पर से रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर यहां पर आपको मिल जाएगी। तो आप देखिए कि जब लाइट इधर से ऐसे जा रही थी तो ये थी इंसिडेंट रे, ये थी रिफ्लेक्टेड रे। वही लाइट जब इधर से लौट के इधर आ रही है तो ये हो जाएगी इंसिडेंट रे और ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। तो केस नंबर 1 में जब ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो आप स्नेल्स लॉ से ये लिख सकते हैं कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। और इसका जब उल्टा हो जाएगा, जब लाइट मीडियम 2 से मीडियम 1 में जाने लगेगी, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन, और यहां पर आई का मतलब नहीं, आई मत रटिए, आई का मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, और लाइट अगर इधर से चल रही है तो यही है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, भले ही सिंबल उसका आर है, यहां पर आप लिखेंगे साइन आर और अपान साइन, यहां जो आर लिखा होता है इसका मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और लाइट अगर ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे, तो ये एंगल ही आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, भले ही सिंबल आपने आई बोला है तो आई हो जाएगा। और इज इक्वल टू लाइट मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे हमने लिखा, किसके बेसिस पर, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के बेसिस पर आप इक्वेशन 2 लिख सकते हैं, स्नेल्स लॉ इसमें यूज किया गया है, इसमें भी, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए साइन आई अपान साइन आर इंटू साइन आर अपान साइन आई इज इक्वल टू 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1, ये इससे और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1, और यहाँ से आप रेसिप्रोकल कर मतलब इसको अपान में कर देंगे तो 1 म्यू 2 इज इक्वल टू 1 अपान क्या आ जाएगा 2 म्यू 1। यानी आप ये कह सकते हैं कि मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल होता है, 1 अपान मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो यहां से कंक्लूजन यही निकलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 किसके इक्वल है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 के रेसिप्रोकल के इक्वल। तो यहां से आप इस तरह से फार्मूला बना सकते हैं, अगर ए एन जी लिखा हुआ है तो आप इसको 1 अपान जी एन ए कर सकते हैं, अगर डब्ल्यू एन जी, एन का मतलब यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हम म्यू लिख दे रहे हैं, म्यू है ना, एन से कन्फ्यूजन हो जाता है, तो अगर म्यू डब्ल्यू म्यू जी लिखा हुआ है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपान जी म्यू डब्ल्यू। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर पता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास भी आप पता कर सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो यही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का, कि लाइट के पाथ को हम रिवर्स कर सकते हैं और बिल्कुल उसी पाथ को फॉलो करते हुए वो वापस यहाँ तक पहुँच जाएगी, रिट्रेस कर लेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। किसी भी ग्लास स्लैब से जब लाइट पास होती है तो रिफ्रैक्शन कैसे होता है, और वो रिफ्रैक्शन में कौन कौन से फार्मूले हमको देखने को मिलते हैं। देखिए, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में आपको ये देखना है कि अगर रेक्टेंगल के शेप का कोई ग्लास स्लैब ले लिया जाए तो इससे रिफ्रैक्शन जो होता है वो किस टाइप का होता है, क्या उसमें हमको एक अलग चीज़ देखने को मिलती है। तो ग्लास स्लैब में देखिए एक ऊपर इंटरफेस पड़ेगा जिसके ऊपर का मीडियम अलग है और इसके अंदर का ये मीडियम ग्लास है ना, ये ग्लास स्लैब का मतलब ये पूरा ग्लास है। सपोज कि ऊपर एयर है और नीचे भी क्या है, एयर है। तो एक तो ये इंटरफेस है जिसके ऊपर का मीडियम अलग, इसके नीचे का मीडियम अलग। एक और यहाँ पर भी आपको इंटरफेस मिल रहा है, इसके ऊपर ग्लास है और इसके नीचे एयर है। तो जब लाइट यहाँ से ऐसे इंसिडेंट होती है तो पहली बार इस पॉइंट पर, इस सरफेस पर, इंटरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा,
और देखिए लाइट रेयरर टू डेंसर जा रही है, तो रेयरर टू डेंसर जाएगी तो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होगी, और डेविएट होकर किधर जाएगी, जो इसका नॉर्मल है, ये नॉर्मल खींचा है हमने, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। तो नॉर्मल की ओर बेंड होते हुए ये लाइट रिफ्रैक्ट होकर यहाँ से यहाँ पर पहुँचेगी, और जैसे ही लाइट यहाँ पर पहुँचेगी ये फिर से एक नया इंटरफेस है, तो यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन होगा। और अब देखिए ये जो लाइट है, ये जो रे इस इंटरफेस के लिए रिफ्रैक्टेड रे थी, वो इस वाले इंटरफेस के लिए इंसिडेंट रे है। और इस इंटरफेस पर पहुंचने के बाद क्या होगा, यहाँ पर जो नॉर्मल हम ड्रॉ किए हैं, अब देखिए लाइट डेंसर टू रेयरर जा रही है, तो डेंसर टू रेयरर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, तो नॉर्मल की ओर न जाके अपने ओरिजिनल पाथ से ये नॉर्मल से और दूर बेंड होते हुए इस तरीके से ये निकल जाती है। और इस रे को हम क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। ये क्या है, इमर्ज होने वाली रे। अब इसको रिफ्रैक्टेड रे बोलना उतना सही नहीं होगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन यहाँ भी हुआ है, रिफ्रैक्शन यहाँ भी हुआ है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टेड रे अगर इसको आप बोल रहे हैं तो ये इमर्जेंट रे होगा, जो बाहर निकल रही है, निर्गत किरण बोलते हैं इसको। तो आप देखिए कि जो यहाँ पर इमर्जेंट रे आपको मिल रहा है, ग्लास स्लैब से 2 बार रिफ्रैक्शन होने के बाद इमर्जेंट रे, इस इमर्जेंट रे और ये जो इंसिडेंट रे का ओरिजिनल डायरेक्शन था, जिसमें लाइट, अगर ये ग्लास स्लैब ना होता तो लाइट, ये वाली लाइट ऐसे आगे निकलती। तो इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, और ये इमर्जेंट रे का डायरेक्शन है। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दैट मीन्स दोनों का डायरेक्शन सेम है। ध्यान रहे आपको, ऐसा नहीं कि दोनों का डायरेक्शन अलग हो गया। अगर एक रे यहाँ पर है, एक रे यहाँ पर है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये डायरेक्शन है। हाँ, ये अलग बात है कि इसके और इसके बीच में इतना लैटरल शिफ्ट है, इतना लैटरल डिस्प्लेसमेंट है। तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में ये जो डिस्टेंस है, अगर हम इसको x बोल दें तो ये x को हम बोलते हैं लैटरल शिफ्ट या लैटरल डिस्प्लेसमेंट। और इसके लिए ये एक्सप्रेशन होता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए, x इज इक्वल टू टी, जहाँ पर t जो है वो थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। तो x इक्वल टू टी साइन आई, आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, 1 माइनस कॉस आई और अपान में म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई होल पावर -1/2। और ये म्यू क्या है, तो इस मीडियम का, इस पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो एक तो आप यहाँ से ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो लैटरल शिफ्ट होगा वो कितना होगा। अगर आपको आई की वैल्यू, म्यू की वैल्यू और टी की वैल्यू पता है तो आप बता सकते हैं कि किस केस में कितना लैटरल शिफ्ट होगा। और ये जो लैटरल शिफ्ट आया है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ये जो एक्स आया है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए इसको मैक्सिमम अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको ये वाले टर्म को मिनिमम रखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस के बाद है, ये जितना कम से कम होगा ये पूरा रिजल्ट उतना ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। और इसको कम से कम रखने के लिए ऊपर वाली क्वांटिटी को कम से कम रखना पड़ेगा, नीचे वाली क्वांटिटी को ज़्यादा से ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो ऊपर वाली क्वांटिटी कम से कम रखने के लिए आई की वैल्यू 90 ले लें तो ये कम से कम 0 हो जाएगा, और ये आई की वैल्यू 90 रख देंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी आई की वैल्यू जब 90 की ओर टेंड करेगी तो ये एक्स की वैल्यू एक्स मैक्सिमम की ओर टेंड करेगी, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, क्योंकि हर जगह यहाँ पर 90 रख देंगे और ये पूरा सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी। यानी कि जो लैटरल शिफ्ट यहाँ पर होगा वो लैटरल शिफ्ट मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो स्लैब जो यहाँ पर है ग्लास स्लैब, उस ग्लास स्लैब की थिकनेस के इक्वल हो सकता है मैक्सिमम लैटरल शिफ्ट। बाकी जनरल लैटरल शिफ्ट तो डिपेंड करेगा कि आई कितना है, म्यू कितना है और टी कितना है। मैक्सिमम जो शिफ्ट होगा वो टी से ज़्यादा नहीं हो सकता है, इससे कम होगा या इसके इक्वल होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मैक्सिमम लैटरल शिफ्ट शुड नॉट एक्सीड द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। x मैक्सिमम इज इक्वल टू टी। इन जनरल आप कह सकते हैं x इज लेस आर इक्वल टू टी। इसके अलावा कोई भी केस ऐसा नहीं मिलेगा कि x इज ग्रेटर देन टी, ऐसा केस कभी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये एक कंक्लूजन आप जरूर याद रखें कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू टी के इक्वल होती है, और ये जनरल फार्मूला है। और एक चीज़ और भी याद कर सकते हैं कि ये जो शिफ्ट यहाँ पर हो रहा है लैटरल शिफ्ट, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड्स करता है। तो फार्मूला अगर पता है तो आप बता सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और दूसरा फैक्टर क्या है, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, और तीसरा फैक्टर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, थिकनेस ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इन तीनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट की मैक्सिमम वैल्यू टी के इक्वल, थिकनेस के इक्वल, और जो नॉर्मल वैल्यू है, जनरल वैल्यू है, वो इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है, तो इसमें इतना ही है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब हम देख लेते हैं कि अगर सपोज कि एक ये तो आपने एक ग्लास स्लैब लिया ना, अगर ऐसे कई ग्लास स्लैब हों और उन सब से रिफ्रैक्शन हो तो उनके रिफ्रैक्टिव इंडिसेस में आपस में क्या रिलेशन होगा। जैसे कहने का मतलब ये है, इसको आप नोट कर लें, इसी में आपको बता देते हैं कि मल्टीपल अगर मीडियम आ जाए तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में क्या रिलेशन हम बना सकते हैं। सपोज कि ये तीन मीडियम हैं, कम्बिनेशन ऑफ मीडिया यहाँ पर आप कह सकते हैं। इस इंटरफेस के ऊपर एयर है और इसके बाद यहाँ पर वाटर है, वाटर के नीचे फिर ग्लास है, ग्लास के नीचे फिर से एयर है। यानी आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे कि ये एक ग्लास है और इस ग्लास के ऊपर वाटर आपने रख दिया और उस वाटर के ऊपर भी एयर, इस ग्लास के नीचे भी एयर। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन अगर है, इन तीन मीडियम्स का कॉम्बिनेशन है, इसको आप बोल सकते हैं मीडियम 1, इसको मीडियम 2 और इसको मीडियम 3। तो इन तीनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपस में क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन आपको देखना है, डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग वो आ जाएगा रिजल्ट। दैट इज आप इसको बोलते हैं 2μ3, इन जनरल बात कर रहे हैं, 1μ3 अपान 1μ1, सॉरी 1μ2, ये जनरल हो गया। और आप देखिए कि जो मीडियम 1 है वो एयर है, मीडियम 2 वाटर है, मीडियम 3 ग्लास है। तो जहाँ पर 1 लिखा है वहाँ हम ए सिंबल यूज़ कर सकते हैं, 2 की जगह पर W और 3 की जगह पर G फॉर ग्लास। तो यही फार्मूला इसके अकॉर्डिंग क्या चेंज हो जाएगा, कैसे चेंज हो जाएगा, 2 की जगह पर लिखना है W, यानी कि WμG इज इक्वल टू A और AμG अपान A और W। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि यही केस आपको मिलता है न्यूमेरिकल्स में, जब कई मीडियम का कॉम्बिनेशन मिलता है तो यही तीनों नाम रहते हैं उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं होती। आप इसको भी याद कर सकते हैं स्पेसिफाई करके, या तो आप ये जनरल केस भी याद कर सकते हैं। इस केस को हम इस केस की तरफ तभी लिख पाएंगे जब हमारा ये कंफर्म रहे कि मीडियम 1 एयर है, मीडियम 2 वाटर है और मीडियम 3 ग्लास है। तो यहाँ पर आप देखिए मल्टीपल रिफ्रैक्शन हुआ है। एक बार इस इंटरफेस पर रिफ्रैक्शन है ना, रेयर टू डेंसर बेंड हो गया, फिर दूसरा ये जो इंटरफेस है यहाँ फिर से रिफ्रैक्शन, रेयर टू डेंसर फिर से बेंड हो गया, और तीसरा यहाँ पर फिर से रिफ्रैक्शन, जब डेंसर टू रेयर देखिए बेंड नॉर्मल से दूर चला गया। तो जब ऐसे मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो, कई मीडियम का कॉम्बिनेशन हो, तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडिसेस के बीच में ऐसा रिलेशन होता है। इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट करें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखेंगे दैट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन में हम डेली लाइफ में अगर कुछ रिफ्रैक्शन के एग्जांपल को कंसीडर करें, जैसे कि तालाब के अंदर, पानी के अंदर जो मछलियां होती हैं वो जितनी डेप्थ में होती हैं हमको उतनी डेप्थ में नहीं महसूस होती हैं, ड्यू टू दी फिनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से एक्चुअल पोजीशन कुछ और होता है और जो हमको महसूस होता है अपारेंट पोजीशन कुछ और होता है, ठीक है। तो वहाँ पर हम रिफ्रैक्शन के फार्मूले को यूज करके ये बता सकते हैं कि एक्चुअल पोजीशन और अपारेंट पोजीशन के बीच कितने का शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे डेली लाइफ में एग्जांपल है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। जैसे पानी के अंदर हम पेंसिल को डाल दें तो वो टेढ़ी हमको दिखाई देती, मुड़ी हुई दिखाई देती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। जो सनराइज होता है और सनसेट होता है वो उसके एक्चुअल टाइम से 2 मिनट पहले सनराइज हो जाता है और 2 मिनट बाद सनसेट होता है, उसका भी रीज़न क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो 2 एग्जाम्पल यहाँ पर हैं, जो पानी के अंदर जो शिफ्ट होता है एक्चुअल पोजीशन और अपारेंट पोजीशन के बीच का, और सनराइज और सनसेट में जो चेंजेज आते हैं उसको हमको यहाँ पर समझना है। तो सबसे पहले हम वाटर का ही केस लेते हैं। सपोज कि ये एक इंटरफेस है और इसके नीचे ये वाटर है, और इस वाटर में कुछ भी आप एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं। मान लीजिए सबसे अच्छा यही होगा कि एक मछली ले लेते हैं। देखिए जब मैं जहाज़ बनाता हूँ तो आप लोग कहते हैं मछली है, और जब मैं मछली बनाता हूँ तो आप लोग कहते हैं जहाज़ है। तो पहले मैं कंफर्म कर रहा हूँ ये मछली है, मछली, ठीक है, ये मछली है। तो सपोज कि ये एक मछली है और ये इसका एक्चुअल पोजीशन है। तो ये मछली आपको अपने एक्चुअल पोजीशन पर नहीं दिखाई देती, बल्कि ये कहीं और दिखाई देती है। और कहाँ दिखाई देती है ये आप जानने के लिए क्या करेंगे, सपोज कि यहाँ से आप एक रे ऑफ लाइट पास करिए, ये एक रे ऑफ लाइट है,
और ये यहाँ पर नॉर्मल हो जाएगा। अब ये लाइट देखिए डेंसर टू रेयरर जा रही है, तो किधर जाएगी? डेंसर टू रेयरर जाने पर अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो अपने ओरिजिनल पाथ से किधर बेंड होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये इधर की तरफ बेंड होगी, ऐसे जाएगी। और यहाँ पर मान लीजिए खड़े होकर के, यहाँ पर खड़े होकर के आप इसको देख रहे थे, इस मछली को यहाँ से, तो आपको ये मछली यहाँ नहीं दिखाई देगी, क्योंकि हमने लेक्चर नंबर 1 में ही आपको बताया था कि ह्यूमन आई की जो एक प्रॉपर्टी कह लीजिए, एक टेंडेंसी है, वो ये कि जो भी लाइट आती है उसके सामने उसको वो पीछे की तरफ ट्रेस करती है। तो ये जो लाइट ऐसे इनकी आंख में जा रही है, इसको जब ये पीछे की तरफ ट्रेस करेंगे तो यही मछली इनको जस्ट यहाँ ऊपर दिखाई देगी। सॉरी, थोड़ी मोटी यहाँ पर नहीं, उतना ही रहेगी मछली, वही रहेगी, बस थोड़ा सा ये मान लीजिए, अभी भी थोड़ी मोटी हो गई ये मछली। हाँ, इसका ये चेहरा, ठीक है। तो अपने ओरिजिनल या एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर ये दिखाई देती है। तो अगर हम सरफेस से डेप्थ की बात करें तो इस डेप्थ को हम बोलेंगे अपारेंट डेप्थ, और इस डेप्थ को हम बोलेंगे एक्चुअल डेप्थ, ठीक है, रियल डेप्थ या एक्चुअल डेप्थ। और इन दोनों डेप्थ के बीच में जितने का ये डिफरेंस आ रहा है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट। तो यहां पर जो फार्मूला आता है नॉर्मल शिफ्ट के लिए, वो जानने के लिए आपको एक फार्मूला यहां पर याद रखना है कि आर म्यू डी इज इक्वल टू रियल या एक्चुअल डेप्थ अपान अपारेंट डेप्थ। कई न्यूमेरिकल तो सिर्फ इस छोटे से फार्मूले से सॉल्व होते, और कई न्यूमेरिकल में थोड़ा सा और आगे एक स्टेप बढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए आर म्यू डी का मतलब ये भी याद रखना है, जैसे लाइट तो डेंसर से रेयर में जा रही है, लेकिन ये जो फार्मूला हम रियल अपान अपारेंट डेप्थ कर रहे हैं, ये हम तब कर रहे हैं जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर लिख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू रेयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम लिख रहे हैं, तब रियल अपान अपारेंट डेप्थ है। जबकि ये एक्चुअल में देखा जाए तो लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है, उसके बेसिस पर हम इसको एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो आर म्यू डू, आर का मतलब यहाँ पर है रेयरर और डी का मतलब है यहाँ पर डेंसर। एक तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे, और दूसरा ये कि सपोज कि ये है आपका, ये जो पूरा रियल डेप्थ है उसको हम मान ले रहे हैं टी, ठीक है। तो अगर रियल डेप्थ टी है तो ये अपारेंट डेप्थ कितना होगा हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अपारेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ को हम टी से एक्सप्रेस करेंगे, और आर म्यू डी ये समझने के लिए है, बट ये अक्सर ऐसे म्यू लिखा जाता है, तो सिर्फ म्यू हम लिख सकते हैं। म्यू का मतलब कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, तो टी अपान म्यू आप इसको लिखेंगे। ये तो आपका हुआ अपारेंट डेप्थ। रियल डेप्थ पता चल गया, अपारेंट डेप्थ पता चल गया, तो आप ये नॉर्मल शिफ्ट भी निकाल सकते हैं। और कैसे? सिंपल सी बात है, नॉर्मल शिफ्ट, कॉमन सेंस यूज करेंगे। नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू कितने का शिफ्ट हुआ है, तो रियल डेप्थ माइनस अपारेंट डेप्थ, रियल माइनस अपारेंट डेप्थ। रियल डेप्थ में से अपारेंट डेप्थ को माइनस कर दीजिए, नॉर्मल शिफ्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? रियल डेप्थ कितना है, टी है, अपारेंट डेप्थ कितना है, टी अपान म्यू है, और आप यहाँ से टी को कॉमन ले सकते हैं, तो डी इज इक्वल टू आ जाएगा टी ब्रैकेट में 1 - 1 अपान म्यू। तो नॉर्मल शिफ्ट के लिए आप ये फार्मूला भी याद कर सकते हैं और नहीं भी याद कर सकते, क्योंकि अगर आपको ये फार्मूला पता है तो आप कभी भी अपारेंट डेप्थ निकाल ही लेंगे। और शिफ्ट कितने का हुआ ये तो कोई छोटा सा बच्चा भी कर सकता है कि पहले इतनी वैल्यू थी, बाद में इतनी हो गई, कितने का चेंज हो गया, तो शिफ्ट तो आप निकाल ही लेंगे डिफरेंस करके। तो ज़रूरी नहीं कि आप ये फार्मूला याद करें, बट ये ज़रूरी है, इस फार्मूले को आपको याद करना पड़ेगा। और हाँ, ऐसे ही कई बार अगर हो, जैसे एक ये मीडियम हो गया, इसके ऊपर एक अलग मीडियम हो ट्रांसपेरेंट, एक और अलग मीडियम हो, तो ये मछली अब कहाँ पर इसका पोजीशन दिखाई देगा, क्योंकि सिर्फ एक ऐसे होता तो यहाँ वाली मछली यहाँ दिखाई देती। ऐसे बहुत सारे ट्रांसपेरेंट मीडियम हो और इनके बड़े भाई साहब सपोज यहाँ से खड़े होकर इस मछली को देखें तो उनको कहाँ दिखाई देगी, ठीक है। तो अगर ये यहाँ से अगर देख रहे हैं तो ये मछली इनको यहाँ की बजाय और ऊपर कहीं शिफ्ट होती हुई दिखाई देगी। वो शिफ्ट निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा लिखना है, टोटल शिफ्ट इज इक्वल टू D1 + D2 + D3 प्लस एंड सो ऑन, है ना। एक मीडियम के केस में जितना भी शिफ्ट हो सकता है, ऐसे ही दूसरे मीडियम के लिए कुछ शिफ्ट आएगा, तीसरे के लिए कुछ शिफ्ट आएगा, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पर और उसकी थिकनेस के बेसिस पर, है ना। सबका थिकनेस भी अलग अलग है, तो सबका अपना जितना भी नॉर्मल शिफ्ट आ रहा है सबको प्लस करते जाइएगा, तो मछली का पोजीशन ऊपर बढ़ता जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि सीधे मछली इनके मुंह में पहुंच जाए, है ना।
डी इज इक्वल टू, और यहाँ से आप देखिए क्या लिख सकते हैं, T1 1 - 1 अपान μ1। इसके लिए क्या लिखेंगे, T2 दूसरे वाले केस के लिए, और T2 ब्रैकेट में 1 - 1 अपान μ2 एंड सो ऑन। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अगर बहुत सारे मल्टीपल मीडियम हो तो नॉर्मल शिफ्ट सभी शिफ्ट के सम के इक्वल होता है। और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला इन तीनों में से, रियल डेप्थ अपान अपारेंट डेप्थ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। ओके, तो ये आपका हो गया प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन में मछली का केस, तालाब का केस। इसके अलावा हमको सनराइज और सनसेट भी यहीं समझ लेना है, इसको आप नोट करते रहें, हम यहीं पर आपको बता दे रहे हैं कि जो सनराइज होता है, एडवांस सनराइज का मतलब कि जब सच में सनराइज होता है उससे पहले ही एक्चुअल हमको सनराइज दिखता है। मतलब जब सन, जिसको बोलते हैं सूर्योदय, जब सूर्योदय होता है हमको उसके एक्चुअल सूर्योदय से, एक्चुअल सनराइज से पहले वो दिखता है, और लगभग 2 मिनट पहले वो दिखता है। और शाम को जब सनसेट होता है, सूर्यास्त होता है, तो एक्चुअल सनसेट के 2 मिनट बाद हमको वो सनसेट दिखता है। मतलब जब लास्ट में हमको दिखता है उससे पहले 2 मिनट पहले ही हो चुका होता है सनसेट। लेकिन ये जो एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी वजह से हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन में इसको और इसको स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से ये सारी बातें होती हैं। एक्चुअल पोजीशन अलग है, अपारेंट पोजीशन अलग है। यहाँ पर एक्चुअल सनराइज, एक्चुअल सनसेट अलग होता है, जबकि यहाँ पर जो देखने को हमको मिलता है वो अलग हो रहा है। तो होता यही है कि अगर सपोज कि ये सन है और सन से यहाँ पर इसके जो यहाँ पर वर्टिकल पोजीशन अगर आप लें, तो यहाँ से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींचते हैं इसको हम बोलते हैं होरिजन। क्या बोलेंगे, होरिजन, HORIZON, होरिजन, क्षितिज। और सपोज कि यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पर कोई है, यहीं से वो ऑब्जर्व कर रहा है। मान लीजिए इस होरिजन के नीचे अगर सन है, जैसे मॉर्निंग टाइम में मान लीजिए सन यहाँ पर है, और इवनिंग टाइम में यहाँ पर कर देते हैं सन को, इवनिंग टाइम में सन यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो जब ये सन इस होरिजन के नीचे पहुँच जाएगा तो हम कहेंगे सनसेट हो गया, और सुबह जब तक वो इस होरिजन के नीचे रहेगा तब तक हम कहेंगे अभी सनराइज नहीं हुआ है। ठीक है, तो होता ये है कि जब सन इस होरिजन से यहाँ नीचे ही रहता है मॉर्निंग टाइम में, और आप देखिए ये जो अर्थ है ना, इस अर्थ के चारों ओर ये जो लेयर है एटमॉस्फेयर का, उसकी डेंसिटी लगातार जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वो घटती जाती है, घटती जाती है। तो आप ये कह सकते हैं जैसे जैसे अर्थ के करीब आएंगे वैसे वैसे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो ये जो सन से लाइट यहाँ पर शुरू में मॉर्निंग में चलेगी, वो आप ये कह सकते हैं वो लाइट रेयर टू डेंसर ट्रेवल कर रही है, और रेयर टू डेंसर जब ट्रेवल करती है तो हमेशा नॉर्मल की ओर बेंड होती है। तो ये अगर लाइट जो ऐसे जा रही है, ये लाइट आप हर एक पॉइंट पर जो नॉर्मल मिलेगा लेयर का, नॉर्मल की ओर बेंड होते होते ये फाइनली इस तरीके से ऐसे पहुंचती है ना। ये जो लाइट है वो ऐसे जाके ऐसे बेंड होके ऑब्जर्वर के पास पहुंचती है, और ऐसे जब बेंड होके पहुंचती है तो ऑब्जर्वर को लगता है कि ये लाइट यहाँ से आ रही है। मतलब जो सन यहाँ पर है एक्चुअल में सन यहाँ है, लेकिन उसको यहाँ पर महसूस हो रहा है, यानी अभी सनराइज हुआ नहीं, ये सन अभी भी होरिजन से नीचे है, लेकिन इस व्यक्ति को, हम लोगों को वो सन यहाँ ऊपर दिखता है। दैट इज कॉल्ड एडवांस्ड सनराइज। ठीक है, और कितने समय का डिफरेंस होता है इसमें, तो लगभग 2 मिनट का डिफरेंस होता है। 2 मिनट पहले ही हमको सनराइज दिखने लगता है। और सेम चीज़ शाम के टाइम होता है। शाम के टाइम जब ये सन होरिजन के नीचे चला गया होता है, यानी सनसेट हो गया होता है, फिर भी यहाँ से आने वाली जो लाइट है वो इस तरीके से हमारे पास पहुँचती है, तो हमको लगता है कि सन अभी यहाँ पर है, यानी कि एक्चुअल में सन यहाँ पर है लेकिन हमको दिख यहाँ पर रहा है, तो हमको लगता है कि अभी सनसेट नहीं हुआ है। दैट इज कॉल्ड डिलेड सनसेट। तो एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट का कारण क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कितने टाइम का डिफरेंस आता है, तो 2 मिनट इधर और 2 मिनट इधर, कुल मिला के जो दिन का जो एक्चुअल टाइम होता है उसमें 4 मिनट और एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन में ये 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। बाकी रिफ्रैक्शन के बहुत सारे डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं, इसमें से इसका ये केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फार्मूला है तो इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। और ये पॉइंट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, कितने मिनट का डिफरेंस आता है,
या एडवांस सनराइज होता है और डिलेड सनसेट जो होता है, उसका कारण क्या है, उसका कॉज बताइए। तो कारण आप सिंपल सा बता सकते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से पहले आपको जानना पड़ेगा व्हाट इज मीन्ड बाय क्रिटिकल एंगल। तो पहले हम देखेंगे क्रिटिकल एंगल और फिर उसके बाद देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए क्रिटिकल एंगल के लिए हमने यहाँ पर दो मीडियम लिया है, ऊपर एक डेंसर मीडियम है ट्रांसपेरेंट और नीचे रेयर मीडियम। ठीक है, और ये उसका इंटरफेस है और यहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है, इसका पहले से ही नॉर्मल है ये। तो आप जानते हैं कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ऐसे इंटर करती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होती है, और डेंसर से रेयर में अगर जा रही है तो डेविएट होने के बाद नॉर्मल से दूर बेंड होती है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ऐसे। ठीक है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर मान लीजिए आप लाइट को यहाँ से इंसिडेंट करने की बजाय आपने इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा बढ़ाया और लाइट को आपने ऐसे इंसिडेंट किया, इस तरीके से, केस नंबर 2। तो जब आप लाइट को यहाँ से इंसिडेंट करेंगे तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे पहले केस में यहाँ से जा रही थी, अब ये वाली रे और ज़्यादा डेविएट होगी, बेंड होगी और यहाँ से पास होगी। तो अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये बढ़ गया, और तो जब आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ गया यहाँ पर। अभी आप थोड़ा सा और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे, सपोज कि ये केस नंबर 3, तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो और बेंड होके यहाँ से जाएगी, ये केस नंबर 3, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ गया। ठीक है, तो जैसे जैसे आप यहाँ पर डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे इस रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जा रहा है। तो एक ऐसा केस तो आएगा यहाँ पर ना कि जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस या इतना करेंगे तो हो सकता है कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो ऊपर जाए और कहाँ से गुजरे, जस्ट इसी इंटरफेस से होकर गुजरे। तो जब रिफ्रैक्टेड रे इस इंटरफेस से पास होने लगेगा तो आप देखिए जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो इस वाली लाइन, इस रिफ्रैक्टेड रे और इस नॉर्मल के बीच में, दैट मीन्स 90 डिग्री के इक्वल हो गया। तो जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये आर की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल हो जाए, दैट मीन्स रिफ्रैक्टेड रे इस इंटरफेस से पास होने लगे, तो यहाँ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। उसी को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या है, तो क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, किस मीडियम में, डेंसर मीडियम में। क्रिटिकल एंगल को हम C से एक्सप्रेस करते हैं, तो क्रिटिकल एंगल C क्या है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है। कौन से मीडियम में, डेंसर मीडियम में। लेकिन कब उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, जब हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस रेयर मीडियम में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इस केस नंबर जो 4 है, उस केस नंबर 4 से पहले जितने भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हैं उसमें से हम किसी को भी क्रिटिकल एंगल नहीं बोलेंगे, सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन केस नंबर 4 में जब ये रिफ्रैक्टेड रे यहाँ से इंटरफेस से पास होने लगा तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया 90 डिग्री, और जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया तब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि व्हेन R इज इक्वल टू 90 डिग्री देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। ये किस मीडियम की बात चल रही थी, ये कहाँ पर बन रहा था, रेयर मीडियम में, और ये किधर हो रहा था, ये डेंसर मीडियम में। क्रिटिकल क्यों बोला गया है ये भी आप समझिए। क्रिटिकल का मतलब यही होता है ना कि एक बाउंड्री लाइन है, उससे पहले का सिचुएशन अलग होगा और उसके बाद का सिचुएशन एकदम अलग होगा। तो आप देखिए कि क्रिटिकल एंगल से कम, इस एंगल से कम जब एंगल था तो रिफ्रैक्टेड रे सेकेंड वाले मीडियम के अंदर थी, लेकिन जब आप इस वाले केस में देख रहे हैं, 4th केस में, तो रिफ्रैक्टेड रे एकदम इंटरफेस पर आ गया है, यानी अगर अब आप एंगल और थोड़ा भी बढ़ाएंगे तो ये लाइट ऊपर चली जाएगी। ऊपर चली जाएगी का मतलब कि सेम मीडियम में चली जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस के केस में जो एंगल है, दैट इज क्रिटिकल एंगल का जो केस है, वो एक बाउंड्री लाइन है, उससे कम एंगल अगर आप रखते हैं तो रिफ्रैक्टेड रे दूसरे मीडियम में रहेगी, उससे ज़्यादा एंगल करते हैं तो रिफ्रैक्टेड रे पहले मीडियम में चली जाएगी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। डिफिनीशन में आप बता सकते हैं क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम करस्पॉन्डिंग टू विच
द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इन रेयरर मीडियम। ठीक है, तो अगर रेयरर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है तो डेंसर मीडियम में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसी को क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, उसको हम C से एक्सप्रेस करते हैं। और ये जो एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल होता है इसमें और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में एक रिलेशन होता है, दैट इज R म्यू D इज इक्वल टू 1/sin C। यहाँ पर हम R म्यू D फिर से इसलिए लिख रहे हैं R और D, ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि लाइट ये फार्मूला कब हम यूज कर रहे हैं। भले ही ये केस है डेंसर टू रेयरर लाइट के पास होने का, लेकिन जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो हम रेयरर से, ऐसा लग रहा है कि जैसे लाइट रेयरर से डेंसर में गई है, क्योंकि आप शुरुआत में स्नेल्स लॉ में आपने देखा था ना, जब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती थी तो लिखते थे 1 म्यू 2। तो R म्यू D को देखकर ऐसा लग रहा है कि लाइट रेयरर से डेंसर में गई है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, लाइट डेंसर से रेयरर में गई। तो कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल भी ना हो फार्मूले में, इसलिए ये याद रहे कि फार्मूला यूज हुआ है R म्यू D इज इक्वल टू 1/sin C के लिए ये फार्मूला यूज होगा। ऐसा ना हो कि आप D और R ये आपके दिमाग में चित्र चल रहा हो और उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दें, ऐसा नहीं। कभी भी हम कोशिश करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा डेंसर मीडियम का लिखें विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, कभी भी, ये हमारी प्रायोरिटी होती है। तो R म्यू D इज इक्वल टू 1/sin C, जहाँ पर C मतलब क्रिटिकल एंगल है और R का मतलब ये रेयरर मीडियम और D का मतलब ये डेंसर मीडियम। तो ये फार्मूला आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, इसको भी आप समझ लीजिए। जब ये केस आप जो स्टडी कर रहे थे क्रिटिकल एंगल के लिए, लाइट, सपोज कि लाइट डेंसर टू रेयरर जा रही थी और क्रिटिकल का ही केस हम लेते हैं, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल के इक्वल, और हमारी रिफ्रैक्टेड रे यहाँ से पास हो रही है, ये रिफ्रैक्टेड रे है ना, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री के इक्वल। तो जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इस क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा और ज़्यादा करेंगे तो ये जो लाइट यहाँ से इंटरफेस से रिफ्रैक्टेड रे पास हो रही वो वापस इसी मीडियम में चली जाएगी, डेंसर मीडियम में चली जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो ऐसे केस में जो रिफ्रैक्टेड रे है वो आपकी वापस उसी मीडियम में आ जाएगी जिस मीडियम से वो लाइट इंसिडेंट हुई थी। लाइट डेंसर से इंसिडेंट हुई थी और डेंसर में ही वापस चली गई। इस केस को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जैसी ही तो फिनोमेना हो रही है कि लाइट कहीं पर गिरती है फिर वापस उसी तरफ चली जाती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। बट ये यहाँ पर क्या है, रिफ्रैक्शन की फिनोमेना चल रही थी, बट कंडीशन ऐसा बना कि वो लाइट वापस उसी मीडियम में चली, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसलिए इसका नाम रखा गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए तो ऐसे में जो रिफ्रैक्टेड रे है वो सेम मीडियम में रिटर्न हो जाती है। इस फिनोमेनन को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब पॉसिबल है, क्या कंडीशन होनी चाहिए इसके लिए? तो दो कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 1 कि जो लाइट होना चाहिए वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि आप देखिए अगर रेयरर से डेंसर में लाइट जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल की ओर जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आपको उसको बेंड करते करते वापस उस मीडियम में लाना है, तो इससे दूर जाएगी तभी तो ऊपर तक पहुँचेगी। और ऐसा कब होता है कि नॉर्मल से दूर वो लाइट जाती है, जब वो डेंसर से रेयरर में जाए, तो केस नंबर 1। लेकिन डेंसर से रेयरर में जाने पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, जैसा कि यहाँ पर देखिए नहीं हो रहा था, है ना, अभी तक नहीं हो रहा था। तो कब हुआ, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को आपने बढ़ा दिया, और कितना बढ़ा दिया, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कर दिया, तब जाके ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सेम मीडियम में लौट गई, दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो सबको समराइज कर देते हैं। क्रिटिकल एंगल क्या है, तो जब लाइट डेंसर से रेयरर में पास होती है तो हमेशा वो नॉर्मल से दूर बेंड होती जाती है। तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाता है। एक ऐसा केस आता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, तो ऐसे केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम क्रिटिकल एंगल पड़ जाता है, उसको C से एक्सप्रेस करते हैं। फार्मूला यहाँ पर जो आता है क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, R म्यू D इज इक्वल टू 1/sin C। इसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है,
तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा कर दें तो वो जो रिफ्रैक्टेड रे यहाँ से पास हो रही थी वो वापस ऊपर ही चली जाती है, उसी मीडियम में चली जाती है जिससे वो लाइट आ रही थी। दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कंडीशन कौन सी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की? कंडीशन नंबर 1 कि लाइट डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए, और कंडीशन नंबर 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो ये तो आपकी डिफिनीशंस हो गई क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। और बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के। डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी फिनोमेना होती है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हेल्प लेते हैं, मतलब इसी के बेसिस पर हम उन फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं। तो आगे हम यही पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें हम कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल लेंगे और साथ में ये ऑप्टिकल फाइबर को भी डिस्कस करेंगे। ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमेना के ऊपर बेस्ड एक ऑप्टिकल डिवाइस है। ठीक है, तो आगे हमको देखना है कि एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। जो फेमस एग्जांपल्स हैं उनको हम डिस्कस कर दे रहे हैं, बाकी एग्जांपल्स तो इसके बहुत सारे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। जैसे कोई ग्लास ट्यूब है, ग्लास रॉड है और वो क्रैक हो जाता है, तो उसके अंदर जो ब्राइटनेस आपको दिखती है जहाँ पर वो क्रैक होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमेना पर बेस्ड है। इसी तरीके से डायमंड के अंदर जो चमक आती है, ब्राइटनेस होती है, उसका भी कारण क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रेगिस्तान में, डेजर्ट में जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पर आपको मिरेज दिखाई देता है। मिरेज का मतलब कि आपको जैसे कोई पेड़ है तो आपको वहाँ पर ऐसा लगेगा कि नीचे पानी है, तालाब है और उसी पानी में उस पेड़ की इमेज बन रही है, उल्टी इमेज बन रही है। दैट इज़ कॉल्ड मिरेज। तो वो जो मिरेज आपको दिखता है वो रियल में वहाँ तालाब या पानी नहीं होता है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमेना की वजह से आपको ऐसा भ्रम होता है। जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पर भी मिरेज दिखता है, उसका नाम लूमिंग रखे हैं, लूमिंग बोलते हैं उसको। वहाँ पर भी ऐसी चीज़ होती है, जो नाव वगैरह रखी होती है जहाँ पर बहुत बर्फ़ रहती है, तो आपको आसमान में उस नाव की उल्टी इमेज दिखाई देती है। दैट इज़ बेस्ड ऑन द फिनोमेनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसी फिनोमेनन पर बेस्ड है एक ऑप्टिकल डिवाइस दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर। तो कुछ एक खास एग्जांपल को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। जैसे स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड की बात करें तो डायमंड की अगर हम बात करें तो डायमंड की खास बात ये होती है कि इसके लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है C, वो बहुत कम होता है, 24 डिग्री के आसपास होता है। आप 24.4 भी बोल सकते हैं। तो डायमंड की खास बात ये होती है कि इसके अंदर जब लाइट इधर से इधर से इधर से इधर से हर जगह से इंटर तो कर जाता है, लेकिन इंटर करने के बाद होता क्या? अगर हम किसी भी एक रे को कंसीडर करें तो जब ये रे यहाँ पर इंटर करती है और इंटर करने के बाद इस सरफेस से टकराती है, तो चूंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो लाइट को बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि लाइट डेंसर टू रेयर जाने की कोशिश कर रही है, और डेंसर टू रेयर जाने पर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तब तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमेना होगी। और होता यही है, चूंकि डायमंड के लिए जो क्रिटिकल एंगल है ये बहुत कम है, 24 डिग्री, तो ज़्यादातर ये प्रोबेबिलिटी होती है कि ये लाइट जब इस सरफेस पर यहाँ पड़ती है तो नॉर्मल के साथ इसका जो एंगल बनता है, यहाँ पर जो भी नॉर्मल आप ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, तो नॉर्मल के साथ जो भी यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है। ऐसी प्रोबेबिलिटी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं कि हमेशा यही होगा, हमेशा यही रहेगा तो लाइट बाहर निकलेगी नहीं, तो आपको कैसे वो चमकदार दिखाई देगी? कोई ऑब्जेक्ट तो हमको तब दिखती है ना जब उससे कुछ लाइट हमारे पास आए, हमारी रेटिना पर पहुँचे। तो होता यह है कि ये जो डायमंड होता है उसके अंदर लाइट इधर से इंसिडेंट होती है, और जब यहाँ इस सरफेस से बाहर निकलने की बारी आती है तो यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमेना होती है। ये लाइट रिटर्न हो जाती है सेम डेंसर मीडियम में। यहाँ पहुँचने के बाद फिर से वैसी फिनोमेना होती है, यहाँ पहुँचने के बाद फिर से वही होती है, यहाँ पहुँचने के बाद फिर से वही होती है। तो मैक्सिमम ये चांस होता है, प्रोबेबिलिटी होती है कि बार बार इसी लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और आप ये कह सकते हैं कि जो लाइट है वो उसी के अंदर जाके ट्रैप हो गई, ऐसा आप कह सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी लाइट भी हैं, वो भी इंटर कर गई और वो भी बार बार इसी में ट्रैप हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तरह से ट्रैप हो गई। तो ज़्यादातर ये चांस होता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो और वो लाइट उसी के अंदर फंसी रहे काफ़ी देर तक, और लाइट इंटर लगातार करती जा रही, लगातार करती जा रही। तो डायमंड की बनावट कुछ इस तरीके की होती है कि उसमें जो लाइट इंटर करती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना की वजह से अंदर ज़्यादा हो जाती है, स्टोर हो जाती है, कह लीजिए आप। तो सारी लाइट इकट्ठा तो हो गई, लेकिन निकलने का चांस कहीं कहीं से बनता है, और कहीं कहीं से जब वो चांस बनता है, चूँकि लाइट इंटर करने के रास्ते तमाम हैं,
मतलब यहाँ इंटर करने का रास्ता सब खुला हुआ है, आइए जितने भी लोग आ सकते हैं, जितनी भी लाइट आ सकती है, सबका स्वागत है। बट निकलने के रास्ते कम रहते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, ढेर सारी लाइट अंदर आ गई लेकिन निकल कम एरिया से हो रही है, कम जगह से निकल रही है। इस वजह से जब लाइट बाहर निकलती है तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा। तो जब लाइट बाहर निकलती है, कम पॉसिबिलिटी रहती है, निकलने के रास्ते कम हो जाते हैं, तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको ब्राइट दिखाई देता है। ठीक है, तो स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड जो है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने इस डायमंड का जो सरफेस है वो कैसा बनाया है ना। इसलिए हीरे के जो कारीगर होते हैं ना, बहुत फेमस है हीरे के कारीगर, ये बड़ा शब्द ये फेमस है इसलिए क्योंकि हीरे की जो मेन जो इसकी प्रॉपर्टी है ना, इसका जो मेन टैलेंट है वो तब आता है जब इसका सरफेस बढ़िया से इस तरीके से बनाया जाए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमेना की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, तो इसके अंदर जो टैलेंट है वो रहता है, बट जब तक इसको घिसेंगे नहीं, इस पर वर्क नहीं किया जाएगा, तब तक इसके अंदर की रियल वैल्यू आपको फील नहीं होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सब लोग, हमारे अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं, इसके अंदर भी वो प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी तो है ही। ग्लास को रगड़ के हम हीरा थोड़ी बना सकते हैं, इसके अंदर अपनी इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी तो है ही, बट वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी उभर के निखर के तब आती है जब इसके ऊपर वर्क किया जाता है, इसको घिसा जाता है। तो हम सबको अपने आप को घिसना चाहिए और हमारे अंदर जितनी भी टैलेंट है, जितनी भी क्षमताएं हैं, उसको बाहर निकालना चाहिए, निखारना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। ऑप्टिक्स बहुत सारे मैसेजेस हमको डेली लाइफ के लिए देता है, उसमें से एक मैसेज ये भी। ठीक है, चलिए, तो स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड आई थिंक आप समझ गए हैं। इसके बाद आपको हम मिरेज बता देते हैं, मिरेज क्या है, कैसे होता है। सपोज कि ये सरफेस है और सरफेस से हम कुछ हाइट पर एक पौधा ले लेते हैं, नहीं पेड़ ले लेते हैं, पौधा नहीं, ये मान लीजिए एक पेड़ है। और देखिए अर्थ के कांटेक्ट में जो वो एयर होता है, अर्थ के कांटेक्ट में जो एयर होता है वो ज़्यादा गर्म होता है। जैसे जैसे ऊपर आप जाएंगे ना, यहाँ की एयर का टेम्परेचर कम होता जाता है। तो अर्थ के कांटेक्ट में जो एयर है वो ज़्यादा गर्म होता है। ज़्यादा गर्म होने का मतलब आप समझते हैं, ये डेंसर है, ये डेंसर हो गया। और इसके ऊपर जैसे जैसे बढ़ेंगे वो रेयरर होता जाएगा। तो रेयरर वाले को हम ज़्यादा नज़दीक नज़दीक लाइनों से दिखा रहे हैं। जैसे जैसे अर्थ के सरफेस की ओर जाएंगे वो मीडियम डेंसर होगा, तो थोड़ा दूर दूर दिखा रहे हैं। सपोज कि ये जो पेड़ है, यहाँ से कुछ रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ऐसे जा रही है। तो आप देखिए ऊपर का मीडियम डेंसर है, डेंसर मतलब ये थोड़ा कोल्ड एयर है, और यहाँ का मीडियम रेयरर है, यानी हॉट एयर है। तो जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की ओर जाती है तो वो हमेशा नॉर्मल से दूर बेंड होती है। तो यहाँ जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये नॉर्मल की ओर झुकने की बजाय नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगी, ऐसे बेंड हो जाएगी। अगले सरफेस पर पहुँचेगी, अगले लेयर पर फिर से वो बेंड होगी, फिर से वो बेंड होगी। एक ऐसा सरफेस यहाँ पर मिलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है, तो ये लाइट वापस से उसी मीडियम, जिस मीडियम से आ रही थी उसी मीडियम में वापस जाने लगती। ठीक है, तो ऐसा होता है जहाँ पर ये इतना ज़्यादा चेंज होता है टेम्परेचर का, रेगिस्तान वगैरह में। तो ये जो लाइट ऐसे जा रही थी डेंसर टू रेयरर की तरफ, वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाने के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और ये लाइट वापस डेंसर मीडियम की ओर बेंड हो जाती है। और मान लीजिए कि यहाँ पर खड़े होकर के यहाँ से कोई देख रहा था, ठीक है, और यहाँ से खड़े होकर जब कोई देख रहा था तो उसकी आंख में जब ये लाइट ऐसे जाती है तो उसको क्या लगता है, वो पीछे की ओर इसको ट्रेस करता है और उसको लगता है कि ये लाइट यहाँ से आ रही है, यानी यहाँ से जाने वाली लाइट इनको लग रहा है कि यहाँ से आ रही है। तो ये वाला हिस्सा जिससे वो लाइट जा रही थी वो वाला हिस्सा इनको यहाँ दिखाई देता, मतलब यही पेड़ अब यहाँ पर इनको पूरा पूरा दिखाई देगा और ऐसा लगेगा कि जैसे नीचे पानी है, उस पानी में इस पेड़ की परछाई दिख रही है। इसी को हम बोलते हैं मिरेज इन डेजर्ट, रेगिस्तान में मरीचिका। तो रेगिस्तान में मरीचिका जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक एग्जाम्पल है। बहुत ज़्यादा जहाँ ठंड पड़ती है वहाँ पर भी ऐसा होता है, जैसे बहुत ज़्यादा ठंड जहाँ पड़ती है तो बर्फ़ वगैरह होता है, तो यहाँ पर बहुत कोल्ड एयर होता है। कोल्ड एयर का मतलब कि आप कह सकते हैं ये डेंसर है मीडियम, और ऊपर वाला थोड़ा कम कोल्ड रहता है तो उसको आप रेयर बोल सकते हैं। यहाँ कोई नाव सपोज रखी हुई है और इस नाव से कोई लाइट ऐसे पास हो रही है, तो लाइट अब कहाँ से कहाँ जा रही है, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ऐसे लाइट जाती है और यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर ये वापस आती है। यहाँ से कोई बच्चा देख रहा होता है और उसको क्या लगता है, उसको लगता है लाइट यहाँ से आ रही है। तो यही नाव जो यहाँ पर है रखा हुआ है, वो नाव इसको यहाँ पर उल्टी हवा में
दिखाई देती है। इसको भी एक तरह से ये भी मिरेज है, बट इसके लिए वर्ड यूज करते हैं लूमिंग। इसको लूमिंग बोलते हैं और इसको मिरेज बोलते हैं। ठीक है, लूमिंग एंड मिरेज। क्लियर? तो ये है आपका एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड आपने समझ लिया, मिरेज इन डेजर्ट आपने समझ लिया, इसके बाद आपने समझ लिया लूमिंग इन कोल्ड कंट्रीज। अब लास्ट एक एग्जांपल, लास्ट एक एप्लीकेशन देख लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर का। चलिए, तो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में जो भी हमको पढ़ना है वो सब कुछ हमने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया हुआ है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद इस लेक्चर को आज यहीं पर ओवर करेंगे। और जो हमने शुरुआत में आपसे कहा न्यूमेरिकल के लिए, तो वो आई थिंक आज पॉसिबल नहीं दिख रहा है। लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया और गला भी थोड़ा सा पेन कर रहा है, तो इसको यहीं पर रोकते हैं। और देखिए ऑप्टिकल फाइबर क्या है। तो ऑप्टिकल फाइबर एक ऑप्टिकल डिवाइस है टू ट्रांसमिट एंड रिसीव सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट। आपको पता है कि जो भी सिग्नल होते हैं, जैसे साउंड सिग्नल है, इसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो हम क्या करते हैं, साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद जहाँ पर भेजना होता है वहाँ भेज देते हैं, वहाँ पर फिर से उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी हेल्प से एक तरह के सिग्नल को दूसरे तरह के सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर की मदद से हम सिग्नल के फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, सिग्नल को चेंज कर सकते हैं। तो अगर हमको कोई भी सिग्नल को, जैसे कि साउंड सिग्नल है या कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, उसको हमको कहीं ट्रांसमिट करना है ऑप्टिकल फाइबर की मदद से, तो हमको उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लाइट सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लाइट सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ किसका करेंगे, ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर की हेल्प से साउंड सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो भी हैं आपके पास सिग्नल अवेलेबल, उसको हम लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे और वो लाइट सिग्नल को ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जहां भी हमको भेजना होता है वहां पर भेज देंगे। एक सवाल यहां पर आ सकता है कि ऑप्टिकल फाइबर ही क्यों? क्या अभी जो जिस तरीके से हम सिग्नल को भेज रहे हैं वो उतना एफिशिएंट नहीं है? ऑप्टिकल फाइबर यूज करने का क्या फ़ायदा है? तो ऑप्टिकल फाइबर यूज करने का फ़ायदा ये है कि ये बहुत ही एफिशिएंट होता है। इफिशियंट का मतलब कि जितनी भी इंटेंसिटी का यहाँ पर आप सिग्नल प्रोड्यूस कर रहे हैं, इमिट करते हैं, लगभग सेम इंटेंसिटी का सिग्नल वहाँ पर भी पहुँच पाता है जहाँ पर आप उसको भेजना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेस्ड है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमेनन पर। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक खास बात है, ध्यान दीजिएगा, मिरर के केस में जो रिफ्लेक्शन होता है वो अलग चीज़ है, और ये ट्रांसपेरेंट मीडियम के केस में जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ ये अलग है। जब रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी जो होती है वो इंसिडेंट इंटेंसिटी से कम होती है, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमेनन में दोनों इंटेंसिटी लगभग एक दूसरे के बराबर होती है। जितनी इंटेंसिटी का सिग्नल आया था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद लगभग उतनी ही इंटेंसिटी का सिग्नल वापस जाता है। जबकि रिफ्रैक्शन की फिनोमेना हो, रिफ्लेक्शन की फिनोमेना हो, दोनों ही फिनोमेनन में वो सरफेस कुछ इंटेंसिटी को अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड जो इंटेंसिटी होती है वो इंसिडेंट इंटेंसिटी से कम होती है। तो आप कह सकते हैं एनर्जी लॉस होता है। यहाँ पर एनर्जी लॉस मिनिमम होता है। एक तो ये बात है कि जितनी इंटेंसिटी का हम साउंड जो भी सिग्नल भेज रहे हैं वो उसी इंटेंसिटी का वहाँ पर हमारे टारगेट तक पहुँचेगा। दूसरी बात यह है कि ये बहुत फास्ट होता है। फास्ट क्यों होता है? क्योंकि ये लाइट के फॉर्म में जाता है और लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो हमारा सिग्नल है वो इतनी तेज़ी से जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये बहुत ही एफिशिएंट है, इंटेंसिटी में कोई भी लॉस नहीं होता है रास्ते में। तीसरी बात कि जिस ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हम सिग्नल को भेजना चाहते हैं, अगर वो ऑप्टिकल फाइबर हमारा बेंड भी हो जाए, ये बेंड भी हो जाए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लाइट इसमें बहुत ही आसानी से ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, तो ये बहुत सारी खास बातें हैं। इसके अलावा बहुत सारा, ये इतना छोटा सा टॉपिक नहीं है कि हम इसको 5 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर दें, बट पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम अपने एग्जाम का रखें तो उसके हिसाब से इतना ही आप बेसिक जानकारियाँ आपके पास होनी चाहिए। नहीं तो आपको पता है कि ऑप्टिकल फाइबर आपने पीजी के दौरान पढ़ा होगा, लास्ट सेमेस्टर में एक पूरा जो यूनिट होता है वो ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर बेस्ड होता है। तो काफ़ी चीज़ें इसके अंदर हैं, इन्वॉल्व है इसका साइंस जो है, बट जो बेसिक चीज़ें हैं वो यही है कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो सिग्नल को लाइट सिग्नल या ऑप्टिकल सिग्नल के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के काम आता है।
क्या फ़ायदे हैं इसके? तो फ़ायदा ये है कि बहुत इफ़िशियंट होता है, एनर्जी या इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता है और बहुत ही फास्ट ये काम करता है। सिग्नल बेंड है तब भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और स्पीड आप लाइट की स्पीड के इक्वल ले सकते हैं। और बनावट की अगर बात करें तो कुछ इस तरीके का इसका बनावट होता है। ये पतला सा ट्यूब है और ये किसका बना होता है? तो ग्लास या प्लास्टिक का बना होता है। इसको हम बोलते हैं कोर। इसके ऊपर एक और मोटी लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं क्लैड, है ना। कोर, उसके बाद क्लैड। वो किसका बना होता है? तो वो भी ग्लास या प्लास्टिक का ही बना होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। और ये जो तीसरा है इसके ऊपर, ये है, इसको बोलते हैं कोटिंग हुई है। कोर है, क्लैडिंग है और कोटिंग है। तो कोर और क्लैडिंग, ये जो कोर है ये हमारा डेंसर मीडियम है और जो क्लैडिंग है वो रेयरर मीडियम का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इस क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होता है। μ1 इज ग्रेटर देन μ2। तो जब सिग्नल या लाइट इसमें से ऐसे जाती है और इधर की तरफ जाती है, यानी डेंसर टू रेयरर जाने की कोशिश करती है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमेना होती है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है और वो यहीं पर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। और यही जो आपका कोर है उसी के अंदर बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और इस तरीके से ये बाहर जहाँ भी पहुँचना होता है वहाँ तक पहुँच जाता है। ये हमने कोर यहाँ पर बनाया, इसके ऊपर इसकी क्लैडिंग रहेगी, है ना। चारों तरफ इसके ऊपर ये इसकी क्लैडिंग है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो चूँकि क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हुई थी वो डेंसर टू रेयरर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और लाइट वापस डेंसर मीडियम में लौट आई। यहाँ पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पर भी हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है, और इस तरीके से बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने से ये आगे बढ़ता रहता है और कोई भी एनर्जी या इंटेंसिटी में चेंज भी नहीं आता है, ठीक है। तो कोर, क्लैडिंग, कोटिंग। कोर और क्लैडिंग ग्लास या सिलिका प्लास्टिक के होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। और जो कोटिंग होता है वो ज़रूरी नहीं कि ट्रांसपेरेंट हो, वो ओपेक भी हो सकता है। वो सिर्फ इसको मजबूती और इसकी सेफ्टी के लिए ऊपर से चढ़ाया गया एक कवर, एक लेयर होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये केस आप याद रखेंगे। इसके अलावा ये एक टर्म यहाँ पर याद रखें कि बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का ऐसे बहुत सारा बंडल, ये जो एक कोर है ना, ये पूरा एक ऑप्टिकल फाइबर हमने आपको दिखा दिया। ऐसा ही एक और ऑप्टिकल फाइबर, एक और ऑप्टिकल फाइबर, पूरा ढेर सारा ऑप्टिकल फाइबर लेकर के पूरा एक पाइप की तरह उसको बना दिया जाए, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाइप, ठीक है। तो किसी भी सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए सिर्फ एक ऑप्टिकल फाइबर नहीं यूज किया जाता है, पूरा उसका पाइप यूज किया जाता है, दैट इज ऑप्टिकल पाइप, ठीक है। और इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं? तो आपने देखा कि सिग्नल को, जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसड्यूसर की हेल्प से, है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसड्यूसर की हेल्प से हम लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे और उस लाइट सिग्नल को इसकी हेल्प से जहाँ भी भेजना होगा वहाँ भेजेंगे, फिर से वहाँ लगाएंगे एक ट्रांसड्यूसर और वो क्या करेगा, वो लाइट को फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो टेली कम्युनिकेशन में इसका यूज़ होता है और मेडिकल फील्ड में भी यूज़ होता है। जैसे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनका इमेज देखने के लिए, चित्र देखने के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना का यूज करते हैं। उसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को इंडोस्कोपी, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर में सिर्फ इतना ही, और आज की क्लास में भी सिर्फ इतना ही। न्यूमेरिकल के लिए आई एम सॉरी कि आज नहीं हो पाएगा, तो कल की जो क्लास होगी उसको हम न्यूमेरिकल के ऊपर रख देते हैं। और एक छोटा सा पॉइंट है फॉर्मेट का प्रिंसिपल और ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इन सब के ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको भी हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें और स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।